मेरे प्रिय मित्रों, आइए 31 जनवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110-31वां ज्योतिष के 31वें दिवस में, ज्योतिष पाठ के 31वें दिवस में आइए प्रवेश करें। आज जनवरी महीने का अंतिम दिन है। 31वें दिवस की जैसे ये पाठशाला पूर्ण होगी वैसे ही एक माह पूर्ण हो जाएगा, जनवरी का महीना पूर्ण हो जाएगा इस वर्ष का। कल से फिर फरवरी के महीने में हम प्रवेश करेंगे। तो प्रभु का आभार प्रकट, क्योंकि एक महीना हो चुका है। तो ऐसी अनुकंपा प्रभु की रहे, ऐसी कृपा रहे प्रभु की, ऐसी कृपा बनाए रखना, इसलिए अभिवादन। सर्वप्रथम सूर्योदय 7:02 में 45 मिनट का समय हो चुका है। सूर्योदय को आए हुए अस्त होगा 17:49 में। इनकी दिन क्या है, बढ़ने लग गए हैं 49 मिनट में। कल 48 था तो आज 49। 45 मिनट समय हो चुका है, 1 बजने के करीब ही है। 15 मिनट शेष रह चुके हैं, 1 बज जाएगा। तो हम भी दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम जो मुख्य कार्य, करने योग्य कर्तव्य स्वाध्याय में ये प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग, पहले भाग को हम पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा हम कहते हैं, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा हम कहते हैं। पाठशाला के भाग 2 पर पहले चर्चा, पाठशाला के भाग 1 पर बाद में हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा 3 दिवसीय पुनरावृत्ति हमने रिवीजन की हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने पहले प्रश्न पत्र की हमने बात कर ली है, जातक शास्त्र फलादेशी सिद्धांत कल हमने समझा। आज हम मुहूर्त विचार नामक द्वितीय प्रश्न पत्र JY 202, कल हमने JY 201 को समझा। आज हम JY 202 को समझेंगे, अर्थात मुहूर्त विचार नामक जो प्रश्न पत्र है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। पूरे पुस्तक को समझने का प्रयास। कल की पाठशाला में एक परीक्षण होगा 10 पूर्णांक का। तो आइए इसको समझें। मुहूर्त विचार नामक हमने कहा इसमें 4 खंड दिए हैं, प्रत्येक खंड में 5-5 इकाइयां दी गई हैं। पहले खंड का नाम है मुहूर्त स्कंद। मुहूर्त स्कंद के अंतर्गत 5 इकाई। पहला है इकाई मुहूर्त परिचय, दूसरा पक्ष मार्च ऋतु अयनकूल विचार, तीसरा है तिथि वार विवेचन, चौथा है नक्षत्र विचार, 5वां योगकरण का निर्णय। 5 इकाई इसमें दी गई हैं मुहूर्त स्कंद नामक पहले खंड में। दूसरा खंड आता है संस्कार मुहूर्त। संस्कार मुहूर्त के अंदर पहली इकाई है संस्कार से परिचय। फिर 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार के अंतर्गत जो 16 संस्कार हैं उनको क्रम से चारों दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें इकाई में क्या है, क्रम से 4 4 4 4 4 को 16 संस्कार को 4 इकाइयों में रखा है। पहले में संस्कार परिचय, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में क्रमशः 4 4 संस्कार को 4 4 4 4 संस्कार को बताने का प्रयास किया है। तीसरे खंड में यात्रा मुहूर्त है। तिथि और नक्षत्र का शुद्धि कैसे करते हैं, पहले इकाई। दूसरे इकाई में वार का शुद्धि और लग्न का शुद्धि कैसे करते हैं, वार और लग्न का शुद्धि कैसे करते हैं। तीसरे में इकाई में घात का विचार। चौथे में यात्रा में शकुन विचार, इनके शकुन का विचार करते हैं। इनकी हम घात कहें तो घात में ना अपशकुन। तीसरी इकाई में अपशकुन की, चौथे इकाई में शकुन की विचार। 5वें में यात्रा में जो कृत्य और अकृत्य जो काम है उसको समझने का विचार। ये हमने यात्रा मुहूर्त नामक चतुर्खंड में 5 इकाई में ये करा। चतुर्खंड में गृह आरंभ गृह प्रवेश मुहूर्त देखा। इसमें हम पहले इकाई में शिलान्यास विधि थी, दूसरे में गृह आरंभ था, तीसरे में द्वार स्थापन, चौथे में जीर्ण गृह में प्रवेश करना। 5वें इकाई में पुनः शकुन के बारे में कुछ विचार करा था। शकुन का मतलब होता है संकेत, अनुकूल संकेत। कोई घटना है, वो घटना मतलब उसमें बिना विघ्न के पूर्ण होगी नहीं होगी। जैसे शकुन का हम संकेत कहें, संकेत हमें मिलता है कि जैसे हिचकी का आना एक संकेत है प्रेम का। और जब कभी गले में खराश जैसे आता है वो हमें क्या है, अशुभ संकेत है, यानी कि घृणा का। तो ये प्रेम क्या है, वो घृणा का संकेत है, लेकिन है तो संकेत है। तो इसको जो हमारा जो हिचकी जो आती है वो प्रेम का संकेत है। अर्थात हमने क्यों है, कैसे हो जा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि सभी हम संयुक्त हैं, अनजान रास्तों से हम क्या है संयुक्त हैं। इसलिए जो घटना किसी व्यक्ति में घटता है, अगर वो विचार किसी और करे तो उसका विचार अन्य व्यक्ति पर परिणाम होता है।
ये है अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, ज्योतिष का ख्याल, ये प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ संयुक्त है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शकुन जो संकेत है, इसलिए संकेत का हम इसलिए जिक्र हमें करना पड़ता है, इसलिए संकेत का ख्याल, इसलिए शकुन का अपशकुन का हमें इसलिए जिक्र करना है क्योंकि हम सभी के यहाँ संयुक्त हैं। इसमें पूरे सृष्टि के कि उस समय जो हम काम कर रहे उसमें राजी है या नहीं, उनका ख्याल, उनकी मतलब कृपा है या नहीं, इसका ख्याल। तो शकुन और अपशकुन, जिसमें हमने हिचकी और दूसरा गले में खराश जैसा होना, ये बहुत खराश हो जाता है, बड़ा खांसी जैसा आता है वो। तो ये दो संकेत हैं, एक क्या है शकुन, एक अपशकुन, एक प्रेम का, एक घृणा का। ये परिणाम है कि हम संयुक्त हैं। ये सबूत है, ये सिद्ध होता है कि हम क्या हैं, संयुक्त हैं। तो आइए इनको क्रम को एक बार हम पुनरावृत्ति कर लें इसकी। पहले में मुहूर्त परिचय हमने देखा, मुहूर्त में हमने मुहूर्त किसे कहते हैं, हमने कहा मुहूर्त क्या है, क्या मुहूर्त का मतलब होता है परिवर्तन। मुहूर्त का जो संबंध है वो समय से है, और समय का मतलब होता है परिवर्तन। और जो मुहूर्त है, मुहूर्त का मतलब कि जब प्रकृति के 3 गुण जो होंगे उनका किसी प्रत्येक क्षण एक ऐसा समय होगा कि कौन सा गुण उसमें प्रबल, कौन सा गुण निर्बल है, निर्बल है, कौन सा गुण मतलब जिस समय मतलब मुहूर्त तो कहेंगे। मुहूर्त का मतलब ये होता है कि कौन सा हमारे अनुकूल, कौन सा प्रतिकूल। अनुकूल को हम फिर शुभ कहते हैं, प्रतिकूल को हम अशुभ मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त भी 2 होते हैं। मतलब अशुभ का मतलब होता है कि प्रतिकूल होना, शुभ का मतलब होता है अनुकूल होना। तो मुहूर्त का मतलब एक समय हमने हिस्सा कर रखा है, एक उन्हें इसको भाग कर रखे हैं कि उसमें एक प्रकृति का कौन सा गुण प्रबल है, उसका हमें ख्याल, उसको ख्याल में रखना। और हमने ऐसा कहा कि समय जो है, जो 2 घड़ी के बराबर जो समय अवधि होगी उसको हम मुहूर्त कहेंगे। असल में इसकी परिभाषा का डेफिनेशन बनानी है तो कहेंगे 2 घड़ी की समय अवधि की मान को हम क्या कहते हैं, अर्थात 48 मिनट की समय अवधि को हम क्या कहते हैं, मुहूर्त कहते हैं। इसको 2 घड़ी कहते हैं। एक घड़ी क्या है 24 मिनट की होती है, दूसरी घड़ी 24 मिनट की होती है, दोनों का योग 48 होता है। 2 घड़ी के बराबर क्या है, एक मुहूर्त होता है। लेकिन है क्या, एक समय है, एक समय अवधि है। इस प्रकार से एक अहोरात्र में, अर्थात एक दिन और एक रात में, क्योंकि 24 घंटे के हम दिन रात कहते हैं, एक अहोरात्र कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम 48 मिनट से अगर हम हिसाब किताब लगाएं, 48 गुणा 30 करते हैं, इनकी 48 मिनट गुणा 30 करेंगे, जितना मिनट आएगा उतना ही 24 गुणा अगर 60 करते हैं तो दोनों का मान बराबर आएगा, 1440 मिनट। तो दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब 48 मिनट के समय अवधि अगर हिस्सा करें तो 30 क्या होते हैं, मुहूर्त होते हैं एक अहोरात्र में। 30 मुहूर्त होते हैं, एक मुहूर्त का समय 48 मिनट का होता है। इसी क्रम में हमने कहा कि 24 में हमने कहा 24 घंटे जो होते हैं, 1 घंटा कितना था, 60 मिनट का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि 24 को 60 से गुणा तो भी जितना समय आएगा, जितना मिनट आएगा उतना ही मिनट क्या आएगा। अगर हम 48 गुणा 30 करें तो इतना ही आएगा, 1440 मिनट। तो ये हमने कहा कि एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं, एक अहोरात्र में 30 मुहूर्त होते हैं। तो हमने कहा कि दोनों का मान कितना होता है, 1440 मिनट होता है। अर्थात हमको एक अहोरात्र में 1440 मिनट का समय में मिलता है। 1440 मिनट का हमें समय मिलता है एक अहोरात्र में, जिसको आम भाषा में एक दिन हम कहते हैं, आम भाषा में, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो मुहूर्त ये हो गया। और मुहूर्त हमने कहा मुंह यानी कि 2 शब्दों से मिलकर, 2 चीजों से, धातु और प्रत्यय से मिलकर बना है। धातु है मुंह, प्रत्यय है उरट।
कि दोनों के इस ब्याह से, संयोग से क्या बना, उनका मेल से क्या बना, मुहूर्त शब्द का निर्माण हुआ। अब हमने कहा मुहूर्त में प्रधान जो 5 अंग होते हैं, जो हम आम भाषा में आमतौर पर हम ज्योतिष पाठ के यानी पाठशाला के भाग 1 में हम समझ रहे हैं, काल को समझ रहे हैं, और काल में भी हम मुहूर्त काल की हम बात कर रहे हैं। तो हम मुहूर्त की काल की बात करिए। अब देखो यहाँ पर समझे, उसको भी हमने मुहूर्त क्यों कहा और उसको हमने अमुहूर्त क्यों कहा। इसलिए तो कहा, हमने कहा कि ज्योतिष पाठ के पाठशाला में 1 में जो हम पाठशाला के विभाग 1 में जो हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के विषय में जो बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड एवं काल नामक प्रश्न पत्र जो है, उसके अंदर हम काल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। काल के अंदर हमने कहा 2 काल, 2 भाग होते हैं उसके। एक अखंड काल होता है जिसे संहारक भी कहते हैं, दूसरा सखंड होता है जिसको हम गणनात्मक या कलनात्मक काल कहते हैं। और फिर हमने कहा कि जो गणनात्मक कलनात्मक अर्थात जो सखंड काल है उसके भी 2 भाग होते हैं, एक को हम अमुहूर्त काल कहते हैं, एक को मुहूर्त काल कहते हैं। और जो अमुहूर्त काल है उसको हम सूक्ष्म काल कहते हैं, माइक्रो टाइम कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो टाइम कहते हैं, स्थूल समय कहते हैं। तो इसी को हमने मुहूर्त कहा। मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि जो जिसको हम जिसका हिसाब किताब हम रखते हो, जिसका हम पे दैनिक उपयोग में लाते हो, इसलिए मुहूर्त का मतलब ये होता है। मुहूर्त का मतलब 48 मिनट का। हम कौन 48 मिनट का उपयोग नहीं करता है, 1 घंटे तो सभी पूछते हैं। अब कितना सेकंड हो रहा है, सेकंड को लेना देना, 1 घंटा से लेना है, आधा घंटे से लेना देना होता है, 48 मिनट से लेना देना होता है, इसलिए इसको मुहूर्त कहा, यानी कि जो हम दैनिक उपयोग में लाते हैं। अब दैनिक जो मुहूर्त है, मुहूर्त भी हम मुख्य कौन से लाते हैं, मुहूर्त में तो है, लेकिन मुहूर्त में भी आप 48 मिनट को तो लाते नहीं है। लेकिन मुहूर्त के भी क्या है, फिर अंग हैं, 5 अंग होते हैं, जिसमें हम वर्ष का ज्यादा उपयोग हम करते हैं, क्योंकि वर्ष में 1 बार होता है, तो एक वर्ष में 1 बार कुछ हमारे पर्व आते हैं। ये बर्थडे हो गया, जन्म दिवस हो गया, उसको बनाते हैं, वर्ष में आता है, 1 बार आता है। वो दिवाली, होली, ये वर्ष में 1 बार आते हैं। तो इसलिए वर्ष का हमारा बोल बाल लेता है। तो पहला तो आता है अंग वर्ष, दूसरा आता है मास। महीने का भी हमारा रहता है, क्योंकि हिसाब किताब महीने में कितने रुपए में प्रति महीने का हिसाब से करते हैं, तो महीने का भी हिसाब हम कर लेते हैं। फिर दिन का भी कर लेते हैं, अच्छा कौन सा दिन है, कौन सा वार है, पूछ लेते हैं, तो दिन का भी ख्याल रखते हैं। फिर थोड़ा सूक्ष्म और आता है, लग्न की भी बात करना चाहिए, फिर मुहूर्त की बात करनी चाहिए। लेकिन हम क्या है, क्योंकि वर्ष, मास और दिन की ही पूछते हैं, लग्न और मुहूर्त का भी हमारा ख्याल नहीं है। लेकिन लग्न का भी ख्याल रखना चाहिए और मुहूर्त का भी ख्याल रखना चाहिए। जब दिन जो है 24 घंटे का होता है, अर्थात 1440 मिनट का जब एक दिन होता है, लग्न जो होगा उसके मध्य में होगा, और मुहूर्त होता है 48 मिनट का। लग्न और मुहूर्त जो कह रहे हैं, यानी कि लग्न जो है मुहूर्त और दिन की, यानी कि अहोरात्र के मध्य में की कड़ी है, बीच की कड़ी है, मध्य में आता है। और एक अहोरात्र में 1440 मिनट होते हैं, और मुहूर्त का होता है जो समय उसका 48 मिनट का समय है, यानी कि 1440 मिनट और 48 मिनट के मध्य में क्या है, लग्न आता है। अब कितना आता है, कितने घंटे का होता है लग्न, लेकिन यह है कि घंटे में ही आएगा। कितने घंटे का लग्न होता है ये हमें ख्याल रखना चाहिए। इतना ख्याल हम जरूर है कि मुहूर्त 48 मिनट, यानी कि 48 मिनट से ज्यादा ही होगा, 24 घंटे से कम ही होगा। 24 घंटे में क्या आता है, दिन आता है, क्योंकि दिन जो है 24 मतलब एक अहोरात्र से बढ़कर होगा नहीं, यानी कि लग्न जो है, लग्न का मान 1 अहोरात्र से बड़ा नहीं होता है, 1440 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। और मुहूर्त जो है 48 मिनट, इनके मध्य में आएगा। तो ये 5 चीजों का हम मुहूर्त में विचार करते हैं। 5 अंग, वर्ष का हम ख्याल हमें रखते हैं, मास का भी हम ख्याल रखते हैं, दिन का भी हम ख्याल रखते हैं, लेकिन लग्न और मुहूर्त का हम ख्याल उतना नहीं रखते हैं। रखना चाहिए। लग्न कौन सा, इसमें कौन सा लग्न है, यानी कि लग्न मतलब एक दिन में हम बात करेंगे, यानी कि एक दिन में, दिन का भी सूक्ष्म समय जो होगा, उसका छोटा जो समय होगा उसको लग्न कहेंगे। और फिर जो दिन जो हम कह रहे हैं, एक दिन में हम उसके अंदर लग्न भी आएगा, उसके अंतर्गत मुहूर्त भी आएगा। 1 घंटे से कम समय का अवधि का 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट का समय होगा, तो मुहूर्त होगा, ये हमने कहा। अब इसी लग्न में जो हम कह रहे हैं, लग्न के साथ साथ दिन और लग्न और साथ में क्या आता है, इसमें प्रहर भी आता है, वेला भी आता है। दिन जो है 24 घंटे, उसमें छोटा समय क्या होगा, लग्न है। लग्न के बाद फिर क्या हो,
प्रहर होगा, प्रहर के बाद वेला होगा। तो 8 या 24 यानी कि 3 घंटे का प्रहर होता है। वेला हमने कहा 1.5 घंटे का समय का वेला होता है। तो इसमें 2 चीजें और आ सकती हैं, एक तो आता है प्रहर और दूसरा आता है वेला। प्रहर जो होता है वह 3 घंटे का होता है, यानी कि एक अहोरात्र में, यानी कि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, ये हमने कहा। इसका फिर वेला कहा तो यानी कि 1.5 घंटे का जो समय अवधि का होगा उसको हम कहेंगे वेला। 1.5 घंटे का समय हो गया। तो इनका मतलब दिन के बाद फिर हम कहेंगे लग्न। अब लग्न का मान कितना है, लग्न कितने समय अवधि होता है, ये हमें थोड़ा ख्याल रखना है। लग्न के बाद फिर होगा प्रहर, प्रहर के बाद फिर होगा वेला, वेला के बाद आता है फिर मुहूर्त। तो मुहूर्त मतलब क्या है, काल का छोटा खंड है। तो मुहूर्त समय से मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो कह रहे थे, इसका मतलब एक समय ऐसा ये मुहूर्त कहेंगे तो मुहूर्त कहते ही ये ख्याल आना चाहिए कि 1 घंटे से कम समय, यानी कि 1 घंटे से कम समय अर्थात 48 मिनट के समय की हम बात कर रहे हैं। जब मुहूर्त कहेंगे, मुहूर्त कहते ही समझ में आना चाहिए कि 48 मिनट की बात है। यानी 1 घंटे से भी कम की समय बात कर रहे हैं और आधे घंटे से ज्यादा की बात हम कर रहे हैं। यानी कि 1 घंटे में क्या है, एक घंटे होने में 12 मिनट के हम शेष रहेंगे, तो इसका मतलब एक मुहूर्त है। तो ये समझेंगे, यानी कि 1 घंटे से भी कम की जो बात करेंगे, आधे घंटे ज्यादा की बात करेंगे तो वो मुहूर्त आएगा। जब 1.5 घंटे की बात करेंगे तो फिर वेला की बात आएगी। फिर 1.5 घंटे से फिर उसके दुगने की 3 घंटे की बात करेंगे तो प्रहर आएगा। वेला प्रहर ये है। तो ये है क्या, सब कालखंड, तो काल ही तो है, समय ही तो है, सब क्या है, समय ही है। अब जो वेला कह रहे हैं, वेला के भी 2 भाग आते हैं, एक होता है तुम्हारा काल का और एक तुम्हारा होता है वार का। अब जो हमने वेला कहा, वेला के भी क्या है, 2 भाग होते हैं, वार का और काल का। यानी कि 1.5 घंटा जो कह रहे हैं वो किस समय का है, कौन से वार, कौन सा दिन का है कि रात का 1.5 घंटा जो कह रहे हैं, और वार कौन सा वार है, 7 वार में से कौन सा वार है। तो इसलिए वो वेला के भी 1.5 घंटे कह रहे हैं, वो कौन से वार है, कौन से दिन के हैं और कौन से वार के हैं, दिन का है कि रात का है, ये हमने कहा। अब हमने कहा कि अब जो हमने कहा कि एक अहोरात्र जो है, असल में होता क्या है कि हमें कोई भी काम करना है, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म अगर उसको चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे तो उसमें क्या होता है, आसान रहता है, उसमें परिणाम, उसका रिजल्ट जो आता है, वो परिणाम जो आता है बेहतर होता है, बजाय बिना योजना के, बिना चरणबद्ध तरीके से। अब हमने एक दिन हमें मिलता है, तो एक दिन में हम अधिक से अधिक कितना काम कर सकते हैं। तो इसलिए एक दिन जो, एक अहोरात्र जो कह रहे हैं, एक दिन रात जो कह रहे हैं, उसको हम क्या कर लेंगे, 6 भागों में अगर बांटें, कोई इसको 8 भागों में बांट रहा है, 8 भागों में बांटेंगे तो प्रहर कहलाएगा, 30 भागों में बांटेंगे तो वो मुहूर्त कहलाएगा। इसी को अगर हम 6 भागों में बांट सकते हैं, अर्थात पहले प्रातः होगा, फिर होगा सुबह, फिर होगा दिन, यानी कि जो इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, दिन और रात में भी बांट सकते हैं, और एक दिन भी बांट सकते हैं, जो आम भाषा में कहते हैं ना दिन में भी बांट सकते हैं हम। कहते कि कौन सा दिन चल रहा चाहिए, अच्छा दिन हो रहा ना, ये ठीक है, दिन में बांट सकते हैं। इसको मतलब पूरे एक ही दिन ले लें, रात को भी दिन समझ लें, जैसे दिन की हम बात कर लेते हैं। तो 3 भाग प्रातः, सुबह, दोपहर हो गया। इसी क्रम में फिर हम जो रात का जो समय हो जाता है उसको भी हम बांट सकते हैं, सायं, रात और रात्रि, ये 3 भागों में बांट सकते हैं। अब इसको बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4-4 घंटे का हम बांटेंगे, तो 4-4 घंटे का जो होगा उसको इस भाग से भी बांट सकते हैं, 6 को 24, तो 24 घंटे में एक अहोरात्र हो रहा है। तो सूक्ष्म मतलब जो एक दिन है उसको और कितना हम छोटा कर सकते हैं, मुहूर्त मतलब होता है इसको, वही उसको हम कितना छोटा कर सकते हैं, उसको हिस्से कितने कर सकते हैं। तो अलग अलग हिस्से से करेंगे, अगर 30 हिस्से करेंगे तो मुहूर्त बनेगा, 8 हिस्से करेंगे तो प्रहर बनेगा, और 16 करेंगे तो वेला बन जाएगा, और 6 भाग करेंगे तो उसके समय के कालखंड जो है उसकी, दिन को हमने 2 खंड करेंगे तो दिन रात बन जाएगा, 6 खंड करेंगे तो प्रातः और सुबह दिन, सायं रात रात्रि बन जाएगा। तो
तो ये चीज है। तो समय मूल बात है, समय की हम बात करें, समय एक दिन को हम कितने हिस्से कर रहे हैं। तो अब इस हिस्से को हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसको विभाजन करेंगे और इस समय में हमें ये काम हमें करना है, क्योंकि इस समय इस स्थिति में ये माहौल होता है, ऐसा स्थिति होती है, ऐसी दशा होती है, इसलिए मैं ये काम करूंगा, इसलिए इसको भाग बांट दूंगा। तो यही बांटने का हिसाब यहाँ पर रखा, इसीलिए मुहूर्त का विधान बना। मुहूर्त का मतलब था कि समय को, यानी कि जो 48 मिनट का समय होगा उसको मुहूर्त हम कहेंगे, यानी कि 48 मिनट का समय होगा। अब विवाह में देखते हैं कि उसमें भी मुहूर्त हम देखते हैं, यानी कि 48 मिनट में जो समय है उस समय ठीक उस 48 मिनट में क्या होना चाहिए। अगर उस समय विवाह का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है तो उस समय विवाह होना चाहिए, अगर मुहूर्त नहीं है तो नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसमें मुहूर्त जो है उसको अब जो जिसकी शादी हो रही है उस समय अस्तित्व की स्थिति, मतलब ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, वो उनके लिए अनुकूल हो रहेगी या प्रतिकूल रहेगी, इसका ख्याल रखते हैं विवाह में, इसलिए मुहूर्त की हम बात करते हैं। मुहूर्त की बात मतलब 48 मिनट का समय की हम बात करेंगे, क्योंकि एक दिन में 48 अर्थात 30 मुहूर्त होते हैं। 48 मिनट के 30 क्या होते हैं, 48 मान के 30 मुहूर्त होते हैं। अब उसमें कौन सा मुहूर्त है जो इनके अनुकूल है। अब जब हम 30 मुहूर्त कह रहे हैं, वो 30 मुहूर्त में तीनों में क्या होगा, 3 प्रकार से उनका भाग होगा, 3 प्रकार का होगा, टाइप्स का होगा, जिसे हम प्रकृति 3 गुण कह सकते हैं। उसका तमस गुण वाला होगा, रजस गुण वाला होगा और सतगुण वाला होगा। तो उसमें जो विवाह हो रहा है उसमें कौन सा गुण प्रबल है, प्रकृति का कौन सा गुण प्रबल है, इसका ख्याल हम करते हैं। अब हम कहें कि 10 मुहूर्त, जो 30 मुहूर्त हम जो कह रहे हैं उसको 10 धन 10 धन 10 में अगर रखें तो प्रकृति के 3 गुणों का समय का 10 मुहूर्त क्या होंगे, प्रबल, सम और निर्बल। इन तीनों का ख्याल हम 10 मुहूर्त में रख सकते हैं, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों को 10 मुहूर्त को हम रख सकते हैं। तो एक अवरात्र में प्रकृति का गुण ये उसमें प्रबल होता है, इसमें ये निर्बल होता है, इसमें ये सम होता है। तो मुहूर्त लिख दिए है। तो मुहूर्त की परिभाषा स्वरूप क्या है, मुहूर्त का हम कहेंगे परिभाषा, जो डेफिनेशन कहेंगे हम 2 घड़ी की समयावधि के समय, 2 घड़ी के समयावधि के मान को हम, या कहेंगे 48 मिनट के समयावधि को हम मुहूर्त कहते हैं। इस प्रकार से एक रात्र में 30 मुहूर्त होते हैं, और दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग। अब फिर आगे आता है कि जो दिन है उनके भी हम 30 मुहूर्त के हमने नाम रखे हैं। वो नाम हमने उसी आधार पर, जिस प्रकार से हम जातक का या जातिका का नाम या व्यक्ति का हम जो नाम रखते हैं उस स्थिति, उस दशा के अनुसार हम रखते हैं। तो किस दशा में जन्म लिया, कौन सी स्थिति उसमें थी, उस आधार पर उसको ख्याल रखते हुए हम नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं, उस नाम से उसको बुलाते हैं, पुकारेंगे जब भविष्य में आगे जिसको संबोधन करेंगे। उसी प्रकार से हमने मुहूर्त का भी क्या है, प्रकृति के स्वरूप के अनुकूल प्रतिकूल को ध्यान में रखते हुए, उसके नेचर के स्वभाव को देखते हुए हमने क्या रखे, मुहूर्त के भी नाम रखे। 30 मुहूर्त हैं, 30 मुहूर्त का अलग अलग नाम हमने रखा। 30 मुहूर्त होते हैं। तो 5 अंग हमने कहा, 5 अंग के अंदर फिर और भी 2 अंग हो सकते हैं, प्रहर भी आ सकता है, बेला भी आ सकता है। 5 तो है, लेकिन इसमें प्रहर भी है, क्योंकि 3 घंटे की, क्योंकि बात क्या हो रही है, वर्ष में क्या होता है 365 दिन 6 घंटा के करीब हम अनुमान कहते हैं कि एक वर्ष में इतना समय होता है। तो उसको वर्ष कर देंगे, जहाँ पर 365 दिन होंगे जहाँ पर, और मास में जहाँ पर 30 महीने करीब जहाँ पर होंगे उसको महीने कह देंगे। और जहाँ पर एक दिन होगा, एक अहोरात्र होगा, अर्थात 24 घंटे का समय का अवधि होगा, उसको हम दिन कहेंगे। लग्न इसके मध्य में कड़ी आएगा। लग्न के बाद में कहेंगे कि क्या है, प्रहर कहेंगे, 3 घंटे का समय का अवधि होगा तो हम प्रहर कहेंगे। अब लग्न जो है मेरे दृष्टिकोण में जहाँ तक है 6 घंटे के समय अवधि को हम लग्न कहेंगे। तो 6 लग्न कितने होते हैं, 4 लग्न होते हैं ये। अब लग्न भी देखना पड़ता है, तो लग्न का मान मतलब जो 6 घंटे का समय अवधि का हो उसको हम लग्न कहते हैं। तो लग्न का हमने रखा। उसके बाद फिर अगले में आता है प्रहर। प्रहर 3 घंटे का आ जाएगा, फिर वेला 1.5 घंटे का आ जाएगा, फिर उसके बाद आता है मुहूर्त, यानी कि जो 48 मिनट का समय होगा। तो ये चीज होती है। अब जैसे हम कहते हैं कि हम हमारा जो पाठशाला में जो होता है वो जो पीरियड का जो समय अवधि होता है वो 40 मिनट का होता है। वो 40 मिनट क्यों होता है, वो 40 मिनट क्यों होता है? 40 मिनट में क्योंकि हमारा मन के स्वभाव के अनुसार कोई भी अगर मन की अगर बात समझाने का प्रयास करेंगे वो 40 मिनट तक उस बात को समझने में उसके मन की उपस्थिति रहती है, मन समझने के लिए राजी रहता है। लेकिन जैसे 40 मिनट से ऊपर का समय हो जाएगा तो फिर मन सुनने को राजी नहीं होता है। तो इसलिए हमने कोई भी जो पीरियड बनाए, कोई भी वादन बनाए हमने, वो 40 मिनट इसलिए हमने बनाए पाठशाला में, ताकि उसके बाद में विषय बदल जाना चाहिए। क्योंकि 40 मिनट तक मन सुनता है, उसको समझने का प्रयास करता है।
इसलिए हमने 40 मिनट रखा। ऐसे हमने यहाँ पर भी 48 मिनट का समय अवधि का रखा, तो उसमें भी हमने इसी दृष्टि से रखा है कि उसमें कुछ ऐसी दशा स्थिति हो जाती होगी, जो परिवर्तन हो जाते होगी, इसलिए उसको 48 मिनट में उसको अलग अलग भाग हमने करना पड़ा। इसी दृष्टि में ख्याल में कुछ ऋषि मनुष्य ने रखा। जिस प्रकार से हमने ख्याल रखा है पाठशाला में 40 मिनट का क्या होना चाहिए, वादन होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए 40 मिनट का। इसी प्रकार से हमने कहा कि दिन में भी क्या है, और रात में क्या है, 48 मिनट का भी एक समय होना चाहिए, जिसको हमने कहा मुहूर्त नाम दिया। तो आइए अगले प्रक्रम में प्रवेश करें। अब मुहूर्त हमने कहा फिर कि रात्रि के मुहूर्त और दिन के मुहूर्त के हमने को 2 भागों में बांटा है। कुल मिला के क्या है, 30 मुहूर्त होते हैं। तो मुहूर्त का है 2 घट्यात्म मुहूर्तस्तु घटिका द्वयम, घटिका द्वयम मुहूर्त अस्तु घटिका द्वयम। मुहूर्त मैंने मुहूर्त हो गया, अस्तु मैंने है, घटिका द्वयम 2 घटिके बराबर, तो मुहूर्त अस्तु, ऐसे को हम समय को हम मुहूर्त हम कहेंगे। मुहूर्त मुंह और उलट प्रत्यय से बना है, तो मुहूर्त शब्द का निर्माण हुआ है। फिर अलग अलग है, इसी प्रकार से अभिजित मुहूर्त भी होता है, अभिजित मुहूर्त होता है। ये सब मुहूर्त के इनके नाम पर रखे हमने, मुहूर्त के नाम रखे, फिर मुहूर्त के स्वामी भी हैं। अब हमने कहा कि मुहूर्त के नाम भी हैं, जैसे हमने ब्रह्म मुहूर्त कहा, ऐसी क्या है नाम है, फिर उनके क्या है स्वामी भी होते हैं, तो नाम उनके फिर स्वामी। फिर इसी क्रम में अब आता है अगला प्रक्रम आता है कि हमारा फिर मुहूर्त का हम विवेचन करते हैं। आगे मुहूर्त का हमें ख्याल फिर कहाँ रखना होता है, संस्कार में भी हमें रखना होता है। अब जैसे आता है गर्भाधान मुहूर्त, अर्थात गर्भाधान मुहूर्त का मतलब क्या होता है कि गर्भाधान जब होगा उस समय भी तो कुछ मुहूर्त चल रहा होगा, उस समय भी तो अहोरात्र होगा, उस समय भी तो दिन कुछ न कुछ दिन रात चल रहा होगा, कुछ न कुछ उसमें भी होगा, या तो दिन होगा या रात होगा, कुछ न कुछ उसमें भी समय होगा। तो उस समय हम गर्भाधान मुहूर्त कह रहे हैं। तो गर्भाधान जब होगा, जब जीवात्मा प्रवेश करेगी गर्भ में, उसको हम गर्भाधान कहते हैं, उस समय भी तो कुछ मुहूर्त होगा। उसमें वो कौन सा समय है, अब कौन सा समय हम कह रहे हैं कि वो दिन का है या रात का है, या शाटी जो हम 30 मुहूर्त कह रहे हैं 30 मुहूर्तों में से कौन सा, या शाटी जो हम कह रहे हैं वेला, कौन सी वेला में, प्रहर कह रहे हैं 8 प्रहर में कौन सा प्रहर है था उसमें, 6। अब दिन को भी हमने क्या है 3 भागों में बांटे हैं, तो कौन सा समय प्रातः का समय है कि सुबह का है कि दोपहर का समय है। रात को भी हमने फिर 3, जो रात जो है उसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया, ये सायं का समय है, रात है या रात्रि है, तो कौन सा समय है, उसके लिए फिर हम गर्भाधान किस समय हुआ वहां पर हमें ख्याल रखना होता है, और कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, और कौन से जब इसमें हम अगर संग करेंगे तो कौन से समय में गर्भाधान होगा, ये सूक्ष्म समय। और कौन से समय में गर्भाधान करेंगे, गर्भाधान जो होगा कौन सी स्थिति में होगा, उसका ख्याल सूक्ष्म स्थिति। और इस स्थिति में करा तो फिर इस तरह का व्यक्ति का जो पीढ़ी है, बच्चा है, उसका जन्म होगा, इस तरह का उसका स्वभाव होगा, इस तरह का उसका नेचर होगा। अगर इस स्थिति में करेंगे तो इस तरह का, अगर आपको लड़की चाहिए तो इस स्थिति में करें, लड़का चाहिए तो इस स्थिति में करें। पूरा का पूरा क्या है ज्योतिष में इसका हमने कहा कि कोई भी यहाँ पर जो दुर्घटना है, जो एक्सीडेंटल है, जो एक्सीडेंट है वो भी एक एक्सीडेंट नहीं होता, वो भी दुर्घटना नहीं है, क्योंकि हमें ख्याल नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान को हम देख नहीं पाते हैं, उसका हमें ख्याल नहीं है। तो ज्योतिष के अनिवार्य तल में क्या है, वहां पर सब सुव्यवस्थित होता है। तो ये भी हो सकता है, अगर उसकी वैज्ञानिकता को जो अनिवार्य है उसको ऊपर ख्याल रखें, तो हमें कौन सा, अगर स्त्री मतलब लड़का चाहिए लड़की चाहिए, उसका भी हमारा पूरा विज्ञान है, अगर ख्याल रहे तो पूरा इसमें दिया है। अगर पुत्र का चाहिए तो कौन सी तिथि में करना है, जो संभोग जो करेंगे, संभोग करने में जो गर्भधारण का समय जो 16 दिन का होता है, 16 अहोरात्र का होता है, 16 अहोरात्र में 4 दिन तो वहां जाते हैं, जबकि 12 दिन बचते हैं। अब 12 दिन में क्या है,
देखिए 16 दिन में क्या होता है, गर्भधारण होता है, उसमें गर्भ में आत्मा जीवात्मा प्रवेश कर सकती है। उसके बाद फिर कौन से दिन में हमें अगर पुत्र करना है तो कौन सी तिथि में करना है, कौन से दिन में करना है, और अगर पुत्री चाहिए तो कौन से दिन में करना है, ये भी क्या है पूरा इसका पूरा विज्ञान है। इस तथ्य को भी ऋषि मनुष्य ने पूरा समझा, अनिवार्यता को उन्हें समझा, अनिवार्यता को ख्याल में रखते हुए ही उनने पूरी व्यवस्था बनाई थी, पूरी ज्योतिष को विकसित किया था, पूरा ख्याल दिया था कि अस्तित्व में ये अनिवार्य चीज है, अगर इस चीज का आप ख्याल रखोगे तो ये परिणाम होता है। इस अनिवार्य में आप कुछ भी नहीं परिवर्तन कर सकते। अनिवार्य जगत क्या है, ब्रह्म जगत से लेना देना है। प्रकृति में तो परिवर्तन होगा, लेकिन जो परिवर्तन भी जो हो रहा है वो भी क्या है, उसका भी परिवर्तन का भी कुछ न कुछ वजह होता है। कौन से वार में करना है, कौन से नक्षत्र में करना है, कौन से लग्न में करना है, तो गर्भाधान का भी एक मुहूर्त होता है। मतलब किस समय गर्भाधान हो, उसमें कौन सा मुहूर्त हो, जो 30 मुहूर्त कह रहे हैं उसमें से कौन सा मुहूर्त में क्या हो, गर्भाधान हो। अब गर्भाधान क्या होगा, उससे पहले दंपति को जागरूक होना पड़ेगा कि किस समय में संभोग करना है, तब जाकर उसमें भी जीवात्मा प्रवेश करेगी। ये चीजें अब हमारे ख्याल में रहेंगी तो ही जीवन में उत्सव आएगा, जब अनिवार्य की हमारी दृष्टि रहेगी। तो फिर इसी क्रम में आता है दूसरा पुंजवन होगा। पुंजवन को तो भूल ही गए भाई, कोई संस्कार होता है, ये कुछ संस्कार है, कुछ 3 माह में हो जाता है, कुछ ख्याल ही नहीं है। तो कहाँ से उत्सव आएगा जीवन में, महोत्सव कहाँ से आएगा अगर अनिवार्य जगत का ख्याल नहीं रहेगा। फिर इसी क्रम में अगला जात कर्म आता है। अगले क्रम में फिर जात कर्म के बाद नामकरण आता है। नामकरण का संस्कार के बाद हमें पता है भाई कि यहाँ कुछ नामकरण होता है, उसका अन्नप्राशन होता है। कर्णवेद होता है। अक्षरों का आरंभ करना, विद्यारंभ करना, उसका भी एक मुहूर्त है। कौन से मुहूर्त में विद्यालय जाना चाहिए, कौन से समय, कौन सा मुहूर्त में विद्यालय में एडमिशन प्रवेश कराना है, इसका भी समय। छोटी छोटी बातों को हम समय को, हम मुहूर्त को क्यों ले रहे हैं। मुहूर्त का मतलब 48 मिनट, 1 घंटे से भी कम समय जिसका अब हम बात करें। कौन सा मुहूर्त आएगा, इसके लिए विद्या प्रारंभ, जो अक्षर प्रारंभ करना है, कौन से समय में करना है प्रारंभ, उसका भी एक समय है। कोई भी घटना करनी है उसके लिए क्या है, एक समय। वो समय क्यों कह रहे हैं, वो समय इसलिए कह रहे हैं कि उसमें उसके स्वभाव के अनुकूल प्रतिकूल होता है। अगर उसको ख्याल में, अनिवार्य को ख्याल में नहीं रखेंगे, इसेंशियल की जगत जो है इसको अगर हमने ख्याल में नहीं रखा तो हो सकता है वो प्रतिकूल हो जाए इसके लिए, और जीवन में फिर दुखालय बनेगा। दुख का जन्म कहाँ से होता है, यही होता है कि बिना अनिवार्य की दृष्टि को हम ख्याल रखते हुए हम काम को कर लेते हैं, करना प्रारंभ कर देते हैं। अब कर्णवेद का भी मुहूर्त होता है। चूड़ाकर्म संस्कार का भी मुहूर्त, जो संस्कार है उसका भी मुहूर्त होता है। अक्षरारंभ, विद्यारंभ, विद्यालय में प्रवेश करें, उसका भी समय होता है, उसका भी मुहूर्त का हमें ख्याल रखना चाहिए। उपनयन संस्कार, यज्ञ पवित्र, उसका भी एक समय होता है। इस समय उपनयन संस्कार, यज्ञ पवित्र संस्कार हो जाना चाहिए। अब हम इस संस्कार के मुहूर्त की बात करें और कौन से तिथि में होना चाहिए, कौन से मास में होना है, कौन से नक्षत्र में होना, और भी बातें रखनी ख्याल, कौन से लग्न में, ये भी बात हमें ख्याल रखनी है। मुहूर्त, कर्णवेद जैसे मुहूर्त कह रहे तो इसके अंदर हमें कौन से महीने में करना है कर्णवेद, कौन से तिथि में करना है, कौन से वार में करना है, कौन से नक्षत्र में करना है, कौन से लग्न में करना है। चूड़ाकर्म संस्कार हो गया। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म संस्कार किस समय हमें करना है, उसके लिए भी एक मुहूर्त, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लग्न को ख्याल रखना पड़ेगा। चूड़ाकर्म का मतलब होता है मुंडन की, हमारे बालों जब पूरे बालों को हमें सिर से हटा दें उसको कहते हैं मुंडन। तो कब करना है, बालों को पक्का पूरे काटने हैं, पूरा सब मुंडन कर देना है, कब करना है, उसका भी एक मुहूर्त है जो कि एक संस्कार के अंतर्गत आता है। संस्कार का मतलब कहा, संस्कार का मतलब क्या है। संस्कार और अहंकार, 2 शब्द हमने यहां पर सुने हैं। एक होता है अहंकार, एक होता है संस्कार। अहंकार का मतलब होता है मैं का ख्याल, संस्कार का मतलब होता है समष्टि का ख्याल।
तो संस्कार का मतलब होता है समष्टि का क्या ख्याल है इसमें, उसको हम संस्कार कहेंगे। अब जैसे संस्कार कहेंगे चूड़ा कर्म संस्कार है, इसमें समष्टि का क्या ख्याल है कि बच्चा का मुंडन करना ही नहीं करना है। तो संस्कार का मतलब कि समष्टि मतलब पूरे जो पूरा अस्तित्व है, जो है समग्र जो है, उसकी क्या इच्छा, उसका क्या इच्छा है, उसमें कौन सी दशा स्थिति है, उसको स्थिति भी कह सकते हैं, उसको हम संस्कार कहते हैं। जबकि अहंकार का मतलब होता है कि मेरा का ख्याल है, मैं का ख्याल, उसको अहंकार। तो विद्या इसमें प्रवेश कराना, विद्यालय विद्यारंभ जब संस्कार कह रहे हैं, इसमें संस्कार कह रहे हैं। संस्कार मतलब समष्टि का ख्याल, परमात्मा का ख्याल, अस्तित्व का ख्याल, क्या मर्जी है उसकी, ख्याल मतलब मर्जी, उसको हम संस्कार कहते हैं। अब क्यों समष्टि का क्यों लेना देना है, समष्टि से लेना देना है ना, क्योंकि हम संयुक्त हैं, सबका साथ उसमें होना अनिवार्य है। अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। संयुक्त अगर समष्टि का अगर संस्कार का मतलब ये होता है कि हम सभी लोग, ज्योतिष का ख्याल ये है कि हम सभी लोग क्या हैं, संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अनजान रास्ते से जुड़े हुए हैं। अगर इसके लिए हमें समष्टि का ख्याल अगर नहीं रखेंगे, कोई भी काम करेंगे तो इसका प्रभाव दूसरे, मेरे पर भी पड़ सकता है, दूसरे पर पड़ सकता है। अगर मेरे लिए शायद अनुकूल हो सकता है, दूसरे के लिए प्रतिकूल हो जाए। अगर ये घटना जो मैं कर रहा हूँ, जो ये मेरे लिए है, ये हो सकता है दूसरों के लिए क्या हो जाए, प्रतिकूल बन जाए। इसलिए समष्टि का ख्याल, इसलिए संस्कार का अर्थात समष्टि का ख्याल। मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ेगा, मेरे पहले तो ऊपर मेरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि मेरे का अनुकूल है, नहीं है, प्रतिकूल है, अनुकूल है, ये पहले ख्याल करना है, इसकी खोज करनी है। उसके बाद फिर समष्टि की भी ख्याल है, पूरे समष्टि का मतलब पूरा आ गया, समष्टि सभी कि उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। जहां पर समष्टि का ख्याल रखकर कोई कर्म किया जाता है उसको हम संस्कार कहते हैं। और जहां पर अहंकार, जहां पर अपने को ख्याल में रखते हुए, मैं को ख्याल में रखते हुए काम किया जाता है उसको हम अहंकार कहते हैं। इतना ही अहंकार और संस्कार में भेद है। जहां व्यक्ति अपने आप को ख्याल रखता है कि मेरे को करना, बस दूसरे कोई लेना देना नहीं, दूसरे क्या प्रभाव पड़े उससे कोई लेना देना, उसको हम अहंकार कहेंगे। लेकिन संस्कार उसको जहां पर जो काम कर रहा हूँ इस पर दूसरे का समष्टि का क्या ख्याल है, इसमें मैं तो कर रहा हूँ, मेरे तो ये अनुकूल हो रहा है, लेकिन दूसरों के लिए क्या हो सकता है कहीं प्रतिकूल तो नहीं हो जाए, उसका ख्याल को हम संस्कार कहते हैं। तो 16 संस्कार हमें कहा। उपनयन संस्कार किस समय में करना है, किस समय जो जिस जातक का, जिस व्यक्ति का हम कर रहे हैं उसमें उसके अनुकूल उसकी कौन सी उम्र होनी चाहिए, उनसे कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, ये चीजों का हम इसमें ख्याल हमें रखना होता है। कौन से उम्र में और कौन से मुहूर्त में, कौन से काल में, कौन से महीने में, कौन से पक्ष में, कौन से तिथि में करना चाहिए, इसका जिक्र यहां पर है। फिर विवाह आता है। विवाह का भी हम कहते हैं, मुहूर्त को देखते हैं, क्योंकि विवाह भी क्या एक संस्कार है, विवाह भी क्या एक संस्कार है, इसलिए विवाह के लिए भी हम मुहूर्त का हम जिक्र करते हैं। फिर मुहूर्त का मतलब वही आएगा कि मुहूर्त का मतलब कि समय का जो 48 मिनट की 2 घड़ी की समय अवधि का जो मान जो है, उस समय जो मान है वो कौन सा उसमें मुहूर्त है, उसमें कैसी स्थिति, कैसी दशा है, कौन सी तिथि है, कौन से मास है, कौन सा पक्ष, कौन सा लग्न, इस चीज का ख्याल विवाह के मुहूर्त में देखते हैं। विवाह क्या एक संस्कार है। संस्कार का मतलब होता है कि समष्टि का ख्याल। तो संस्कार और मुहूर्त दोनों यहाँ पर प्रसंग यहाँ पर रखे हैं। तो संस्कार हमने कहा, संस्कार मुहूर्त भी हम आगे आने वाले समय जो अब संस्कार मुहूर्त कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ हमें देखा जाता है, ज्योतिष में देखा जाता है, और ज्योतिष के भी जातक हो रहा है इसके अंदर में देखा जाता है, जहाँ पर व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, व्यक्तियों के बारे में जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं, ख्याल रखते हैं कि ये काम अगर कर रहा है तो कोई दूसरे व्यक्ति क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ऐसे शास्त्र को हम जातक शास्त्र कहते हैं। जहाँ पर व्यक्तियों का अध्ययन, उसको हम जातक शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष का एक हिस्सा कहते हैं। तो इसलिए विवाह मुहूर्त पर कौन से महीने में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से पक्ष में है, कौन सी तिथि में है, कौन से मुहूर्त में वर्ण करना चाहिए, चुनना चाहिए वर्ण, और कौन से मुहूर्त में वर्ण करना चाहिए, चुनना चाहिए कन्या ने। तो कौन से मुहूर्त में वर्ण करना है कन्या का, कौन से मुहूर्त में वर्ण करना है अर्थात चुनना है वर का, ये भी इसका भी मुहूर्त है, उसका भी एक समय है।
विवाह करेंगे तो कौन से महीने में करेंगे, कौन से नक्षत्र में करेंगे, कौन सी तिथि में करेंगे, ये पूरी सी वैज्ञानिकता अनिवार्य की क्या मर्जी है। संस्कार अर्थात ये विवाह क्या है, संस्कार है, और उसके लिए भी मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं, अर्थात समय की हम बात कर रहे हैं। उसका भी एक समय होता है, और समय का मतलब होता है कि परिवर्तन, किसमें कौन सा परिवर्तन चल रहा है। समय का मतलब होता है परिवर्तन, टाइम मतलब परिवर्तन, चेंज। तो इसमें जो कर रहे हैं उसमें कौन सा परिवर्तन होगा उस समय, और उस परिवर्तन का प्रभाव इस विवाह के समय में ऐसा समय है तो उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेगा कि वहां कुछ परिवर्तन हो रहा है। वो कैसा परिवर्तन हो रहा है, वो तमस प्रधान है, रजस प्रधान है, सत्व प्रधान है, वो प्रभाव क्या पड़ेगा इसमें, इन दोनों पर पड़ेगा। इस स्थिति का प्रभाव पर कहाँ पड़ने वाला, आगे पर नई पीढ़ी पर विवाह होगा, फिर नई पीढ़ी आएगी, क्योंकि यहीं पर क्या है इन दोनों की स्थिति से, क्योंकि क्या है वधु जो है स्त्री में अंडाणु है और पुरुष में शुक्राणु है, उनका ही प्रभाव इस स्थिति में वो मिलन हो रहा है, तो वही आगे फिर नई जीवन को जन्मदाता बनेंगे। उन दोनों के योग से आगे नया स्थूल शरीर बनेगा, उसमें जीवात्मा प्रवेश होगी तो जीवन बनेगा, उस जीवन की स्थिति की दिशा का ख्याल। इसलिए मुहूर्त का, इसलिए संस्कार का। संस्कार मतलब समष्टि की इच्छा, समष्टि की क्या मर्जी, समष्टि का ख्याल में रखते हुए काम करना है। और मुहूर्त का मतलब होता है उसको भी, उसका भी एक समय में। समष्टि संस्कार मुहूर्त का मतलब होगा कि समष्टि का ख्याल को समय में रखते हुए करना। समय मतलब परिवर्तन को ख्याल में रखते हुए समष्टि का ख्याल। परिवर्तन जो है, समय का मतलब, टाइम का मतलब परिवर्तन, तो उसमें कौन सा परिवर्तन है, समष्टि में परिवर्तन का ख्याल, वो हम संस्कार मुहूर्त कहेंगे। समष्टि में जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तन होगा उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस प्रभाव का, उसका परिणाम पर वो ख्याल में रखते उस काम को करना, उसको हम संस्कार मुहूर्त कहते हैं। शिलान्यास, अब इसी क्रम में अगले क्रम में पढ़ेंगे तो जो घर को हम बनाते हैं, ये तो मुहूर्त की हमने बात करी। आगे जो घर बना रहे हैं, अब कोई भी कर्म कर रहे हैं, हमने कहा था कि कोई भी कृत्य और अकृत्य का ख्याल रखना। तो गृह आरंभ जो हम कर रहे हैं, फिर उसका शिलान्यास करेंगे, उसका भी समय होगा। कौन से समय में जलाशय का खनन करना है, कौन सी दिशा में करना है, कौन सा, उसका भी एक मुहूर्त होता है, उसको ख्याल रखना। उसका भी मुहूर्त है, कौन से महीने में करना है, कौन सी तिथि में करना है, कौन से वार में करना है, कौन से नक्षत्र में करना है, कौन से लग्न में करना है, फिर कौन से स्थिति में वास्तु शांति करना है, मुहूर्त करना, वो भी उसका कौन सा तिथि, कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र, कौन सा लग्न, कौन कब घर जो बनाया उस घर में प्रवेश करना है, उसका भी समय, कौन सी तिथि में, कौन से मास में, कौन से नक्षत्र में, कौन से लग्न में, इसका ख्याल। छोटी छोटी बातें, हमें कोई भी कर्म करना है उसके लिए हमें संस्कार का, समष्टि का ख्याल का हमें ख्याल रखते हुए काम करना है। तो मुहूर्त का मतलब होता है समय, संस्कार का मतलब होता है समष्टि का ख्याल, अहंकार का मतलब होता है मैं का ख्याल, और मैं से कोई काम चलने वाला नहीं होता है। वहां पर समष्टि की, जब तक समष्टि की मर्जी नहीं हुई, मैं हाँ लगेगा, हाँ कि मैं बहुत अहंकार में, हम कहेंगे हाँ यार मैं ही जो हूँ सब कुछ हूँ, लगेगा एक स्थिति में, लेकिन संस्कार अर्थात समष्टि का अगर ख्याल होगा तो वो अहंकार भी फिर क्या आगे रूपांतर हो सकता है। लेकिन पहले कौन सा चीज हमने बीज बोया, संस्कार का कि अहंकार का? क्योंकि छोटे बच्चे भी अहंकार नहीं होता, क्योंकि विचार ही जन्म जहां पर नहीं हुआ तो वहां पर अहंकार कहां से होगा। लेकिन उस जो बच्चा है उसको हम अगर पहले ही संस्कार, अगर समष्टि का ख्याल अगर हम उसको पहले दे दें, कोई भी काम यहाँ पर होता है वो समष्टि की इच्छा से, मर्जी से होता है, वो ख्याल अगर पहले दे देंगे तो आगे भी जब अहंकार का जन्म होगा, हो रहा होगा, उससे पहले वो समष्टि का ख्याल अर्थात संस्कार बीज वहां पर पड़ चुका होगा, उसका ख्याल पहुंच चुका है, तो आगे फिर जीवन में अहंकार नहीं आएगा, अहंकार प्रभावी नहीं होगा। अब अभिमान होना चाहिए। अभिमान मतलब अपनी निजता की घोषणा करना। अगर कोई व्यक्ति आपको परतंत्र कर रहा है तो वहां पर अभिमान होना चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो यही अहंकार और अभिमान में फर्क है भी। मुहूर्त का परिचय देते हुए गर्भाधान, नामकरण, मुहूर्त का उल्लेख करो, जिक्र करो। अब मुहूर्त का परिचय देना है, फिर बताना है कि मुहूर्त के भेद कितने होते हैं, उसको विस्तार पूर्वक वर्णन बताओ। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और प्रश्न बनेंगे, छोटा प्रश्न भी होगा सत्र कार्य में, और बड़ा प्रश्न होगा लघु या दीर्घ, 7 अंक का और 15 अंक का। फिर इसी क्रम में आगे आगे फिर अग्नि पक्ष होता है, मास होता है, ऋतु। अब हम कह रहे हैं कि मुहूर्त की बात करें, लेकिन फिर कौन सा पक्ष है, कौन सा महीना है। अब हर महीने में संस्कार नहीं हो सकते हैं। हर महीने में कोई भी संस्कार अर्थात समष्टि का ख्याल अर्थात कोई हर स्थिति में सब अनुकूल नहीं हो सकती है, प्रतिकूल भी होगा अर्थात दुख है तो सुख भी होगा। तो इसलिए कौन से पक्ष में करना है, कौन से मास में करना है, कौन से ऋतु में करना है। अब ऋतु भी 6 होती है, 2 माह की। मास हमने कहा कि 1 महीने का, अर्थात पक्ष हमने कहा कि महीने के 2 भाग, महीने का आधा को हम पक्ष कहते हैं, यानी कि 15 दिन को हम पक्ष कहते हैं, 15 दिन को हम, दोनों पक्षों के योग से फिर मास बनता है। फिर मास अगर 2 महीने हो जाएगा तो ऋतु बन जाएगा, और ऋतु में 2, 2, 4, 2, 6 3 ऋतु के योग से अयन बन जाता है, और 2 अयन के योग से वर्ष बन जाता है। और गोल भी विचार करना चाहिए कि समय जो हमारी पृथ्वी में है उसमें कौन से सूर्य कौन से गोलार्ध में जा रहा है, उत्तर की दक्षिण से गोल का भी विचार करना चाहिए। अब अयन है, सूर्य उत्तरायण है कि दक्षिणायण है, ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए उस स्थिति में। सूक्ष्म बातें दूसरी इकाई में यही बात हमने बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। जातक विचार, मुहूर्त विचार नाम जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें यही हमें ख्याल रखना है। मुहूर्त का मतलब है समय का विचार हमें करना है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो दिया है उसमें मुहूर्त विचार का मतलब समय का ख्याल, और शांत सारस में संस्कार के बारे में बताया है। तो मुख्य प्रसंग जो इसमें जो दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें पूरा मुहूर्त के बारे में और संस्कार के बारे में बताया है पूरा। पहले स्कंद तो मुहूर्त स्कंद नाम से है, दूसरा है संस्कार मुहूर्त के नाम से है, तीसरा यात्रा का भी मुहूर्त होता है। तो यात्रा हमें करनी है, कहीं जाना है, हमें कहीं भ्रमण करना है तो उसका भी समय है। कहीं भ्रमण कर रहे हैं उसको कुछ पर्पस उद्देश्य होगा, वो उद्देश्य पूर्ण तभी होगा जब हम संस्कार को ख्याल में रखेंगे, समष्टि का ख्याल को रखेंगे। उसके लिए हमें फिर तिथि नक्षत्र जो कह रहे हैं, समष्टि का ख्याल के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तिथि का, महीने का, नक्षत्र का, लग्न का, वार का, इन चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। अयन का, पक्ष का, ऋतु का, गोल का, इन छोटी छोटी बातें हमें ख्याल में रखनी होती है। तो इन सभी का अगर हमें ख्याल नहीं रखा तो तभी इनको, और ख्याल में अगर हमें नहीं रखा तो जीवन में फिर दुखालय से बनता है। अगर हम ख्याल में रखते हुए करेंगे, होशपूर्वक जीवन जिएंगे। अगर इतनी अगर हम ख्याल नहीं रख सकते हैं तो होश तो रख सकते हैं, अवेयरनेस तो हो सकते हैं। अब इन बातें पता नहीं है, ये तो कभी शिक्षा व्यवस्था हमारे पास है, संवाद हम कर पा रहे हैं इसलिए इतनी बातें बात कर पा रहे हैं। अगर सोचें कि संवाद अगर कम्युनिकेशन अगर शिक्षा का अगर ये माध्यम नहीं होता, साधन अगर नहीं होता, तो ये ख्याल अगर नहीं होता उस समय क्या रखना पड़ता, हमको होश को रखना पड़ता कि होशपूर्वक हमें जीना है। कोई भी काम करूंगा तो उसमें इसको मैं होशपूर्वक देखूंगा। अभी तो शिक्षा का था, संवाद का, कम्युनिकेशन का एक हमारा माध्यम है, मीडियम है, साधन है, इसलिए तो हमारे और आसान हो जाएगा समझना। लेकिन अगर संवाद अगर नहीं कर पा रहे, अगर होश पर नहीं रखेंगे, फिर जीवन क्या बनेगा, फिर निरस बनेगा, समरस नहीं आएगा, उत्सव नहीं बनेगा, महोत्सव नहीं बनेगा, आनंद नहीं बने, आनंद का जन्म नहीं होगा। आनंद उत्सव, आनंद महोत्सव शब्द ही शब्द रह जाएंगे। तो इसमें हमने मुख्य तौर पर हम इस जो प्रश्न पत्र है GY 202, इसमें हम मुहूर्त स्कंद अर्थात मुहूर्त के बारे में, संस्कार के बारे में, मुहूर्त के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। मुहूर्त के बारे में ज्यादा विस्तार से ज्यादा बात कर रहे हैं। संस्कार अगर पूरा अगर हम निचोड़ कहें, पूरा हम बात इसमें मुहूर्त और संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरा जो प्रश्न पत्र है इसमें क्या है, जो 20 इकाइयां दी गई हैं 4 खंड में, जो इसको 4 खंड में जो क्रम से 5, 5, 5, 5 में रखा गया है। तो वो मुख्य जो प्रसंग जो है, जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मुहूर्त है, और साथ ही साथ दूसरा प्रसंग है संस्कार। तो मुहूर्त और संस्कार को समझने का प्रयास हम
GY 202 में कर रहे हैं। अब इसी क्रम में जो हमने कहा कि पहले मुहूर्त, पहले खंड में मुहूर्त स्कंद में हमने देखा कि भी तिथिवार का, नक्षत्र का, योग कर्ण का भी हमें निर्णय करना चाहिए कि कौन सा योग है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा करण है, कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, जो हम पंचांगम में कहते हैं, उसी को हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। संस्कार मुहूर्त हमने कहा, फिर अगली संस्कार का मतलब हमने कहा समष्टि का ख्याल, इसमें संस्कार का परिचय हमने दिया, फिर 16 संस्कार के बारे में हमने बात की। अब 16 संस्कार में पहला संस्कार जो आता है, या जो संस्कार जो है, 16 संस्कार जो होते हैं, 16 संस्कार जो है, इसी के ऊपर एक सूत्र और बनेगा, संस्कार को ध्यान में रखते हुए 21 × 07 का एक सूत्र बनेगा। अब यहाँ पर 16 संस्कार देखें कि पहला गर्भाधान होता है, यानी कि ब्याह होने के बाद जिस दिन जीवात्मा प्रवेश करेगी उस दिन गर्भाधान होगा। उसके बाद पुंसवन होता है, गर्भ में जब 3 महीना, जब गर्भाधान हो गया, गर्भाधान के बाद जब 3 महीना हो जाता है तभी पुंसवन संस्कार होता है। फिर होता है सीमंत उन्नयन होता है, ये 6 या 8 महीने में होता है। ये भी गर्भ में की स्थिति है, अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी महीने कितने हुए हैं, या 6 या 8 माह हुआ है, तो इसमें ये संस्कार सीमंत उन्नयन काम होता है, ये संस्कार होता है। फिर इसी क्रम में चौथा कर्म आता है जात कर्म, अर्थात जब जन्म वो जो ले लेता है, बच्चा ने जन्म लिया, उसको आप जन्म के बाद शहद, घी, अब शहद को क्यों दे रहे हैं, घी क्यों दे रहे हैं, इसको उस दिन हम जब देते हैं उसी को हम जात कर्म कहते हैं, या माँ का दूध देते हैं, तो ये क्या है, जात कर्म के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में 5वां में नामकरण संस्कार होता है, 10वें 12वें दिन की भी मध्य में होता है। अब इसको भी जो नामकरण हम कह रहे हैं वो भी क्या है, वर्ण के आधार पर होना चाहिए। अब वर्ण का भी ख्याल हमें, आश्रम का भी ख्याल तो हमें रखना ही है, क्योंकि उसकी भी वैज्ञानिकता है। अब कौन सा वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम जीवन को भी हमने 4 खंडों में बांटा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो नामकरण संस्कार 10वें 12वें दिन में होता है। यहाँ पर भी जिक्र आता है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे 10वें 12वें दिन में होना चाहिए, और अन्य वर्ण का हो तो उसका अन्य दिन भी 30 महीने भी 30 दिन का भी होता है। मतलब जरूरी नहीं कि 10 से 12 दिन भी नामकरण हो, लेकिन वर्ण के आधार पर इससे ज्यादा दिन के बाद भी हम कर सकते हैं। लेकिन जिसका वर्ण ब्राह्मण होगा उसके लिए 10 से 12, तो ये मान के चलते कि सभी लोग क्या है, ब्राह्मण है। 10 से 12 दिन में मध्य में नामकरण करते हैं। फिर छठे में आता है निष्क्रमण होता है, मतलब क्या है, बच्चा 4 महीने का हो चुका है तो आप थोड़ा उसको बाहर का भी वातावरण का भी क्या है, दर्शन कराएं, सूर्य का, चंद्रमा का भी दर्शन कराएं। तो चौथे महीने में ये होता है, बाहर लाना होता है इसको, सूर्य और चंद्रमा का क्या हो, ज्योति का दर्शन कराएं, यानी कि बाहर का प्रकृति के वातावरण का दर्शन कराएं। निष्क्रमण संस्कार उसको कहा। 7वें नंबर में आता है अन्नप्राशन आता है। अन्न मतलब होता है खाना, जो कहते हैं, भोजन कहते हैं, उसको देना। अब प्रारंभ कर देना है कि इसको खाना और अन्न देना भी प्रारंभ कर देना है। प्राशन 7वें माह से प्रारंभ होता है। चूड़ा कर्म हो गया था, मुंडन करना है पहले साल में या तीसरे साल में या 5वें साल में, ये हमें करना होता है मुंडन संस्कार। तीसरे साल में करें, यानी 4वें वर्ष में कर सकते हैं। 8वां है चूड़ा कर्म। 9वां आता है विद्यारंभ, विद्या जो आरंभ है 7वें वर्ष में प्रारंभ करें, 7वें वर्ष में अर्थात 6 वर्ष की उम्र में। फिर 10वां आता है कर्णवेद, कान का भेद करना, छेदना, 9वें वर्ष में कर सकते हैं। 11वां संस्कार आता है उपनयन, यज्ञ पवित्र, 11वें वर्ष में करेंगे। 12वां आता है वेदारंभ, वेद और विद्या दो चीजें हमें अलग ख्याल रखनी है। विद्या का मतलब होता है विद्या ददाति विनयम, जो विनय प्रदान करेगी। वेद का मतलब होता है जानना अथवा विज्ञान के संबंधित। वेदारंभ का मतलब होना है कि आप ऐसा चीज हमें पढ़ाना है जिससे उसके आगे आजीविका, रोजी रोटी मिले, ऐसा चीज का आरंभ करना। वो 15 वर्ष से प्रारंभ हो जाना चाहिए। 15वें वर्ष से उसको आजीविका की तलाश कर लेनी चाहिए कि अब वही हम अध्ययन करेंगे जिससे मेरे को रोजी का, जो मेरे स्वभाव के अनुकूल काम होगा उसी काम को मैं करूंगा और उसी से फिर मेरी आजीविका बनेगी। तो उसको उन्हें वेदारंभ कहा। विद्यारंभ मतलब होता है कि उसमें हमें प्रेम का, ध्यान का, भजन कीर्तन का इत्यादि का जो समय है वो 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, जो 7 समय का मध्य है, इस समय हमें केवल अपने आप को आनंदित करना है, खेल पूर्वक, आनंद पूर्वक हमें जीवन जीना है। जीवन जीने की कला जो है उसका नाम विद्या होता है।
तो जीवन जीने की कला का जो वर्ष है वो विद्यारंभ के 7वें वर्ष से लेकर के 14 वर्षों के बीच में मध्य जो समय 7-8 वर्ष का जो समय है, इस वर्ष में हमको जीवन की जीना की कला आ जानी चाहिए। और उसके बाद वेद मतलब फिर हम जो बता रहे हैं जो 12वां संस्कार वो 15 वर्ष में क्या है कि अब ऐसा काम ऐसा कर्म जो उसके वर्ण के आधार पर हो और उसके स्वरूप का हो, उसके जो हुनर है जो स्किल है उसके आधार पर उसका काम का जो उसका हुनर जो टैलेंट है उसका पता करना प्रारंभ करना है कि 15 वर्ष से प्रारंभ हो जाना चाहिए। क्योंकि आप विद्या वेद वही करेंगे वही जानेंगे जिससे क्या हो मेरा अब मेरे को क्या मिले रुचि का मिले, जो मेरा हुनर जो टैलेंट है उसी को मैं करूँ। उसको विद्यारंभ 15 वर्ष में 12वां संस्कार। 13वां आता है समावर्तन होता है 22वें वर्ष में होता है। 14 नंबर विवाह, 15 में आ गया केशांत, 16 में अंत्येष्टि। ये संस्कार इसमें दिए हैं। विवाह से अपने भी दृष्टि से कर सकते हैं। 21 वर्ष कहते हैं, 18 से 21 वर्ष कहते हैं, 18 वर्ष और 21 वर्ष, 18 और 21 वर्ष हम कहते हैं तो उसकी बात कर लेंगे। तो 18 ये है विवाह केशांत और अंत्येष्टि क्या है 16 संस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। तो 16 संस्कार हमने देखा कि इसको क्रम से द्वितीय जो खंड है उसमें क्रम से रखा है। पहले में तो संस्कार को परिचय करा दिया क्योंकि संस्कार का मतलब क्या होता है संसर्जन आकार। हमने किर धातु कहा था। संस्कार मतलब क्या होता है कोई भी काम होशपूर्वक करना। होशपूर्वक मतलब कब होगा समष्टि का ख्याल। तो संस्कार मतलब क्रिया धातु मतलब करना, संस्कार मतलब विधान से विधि से विद्या समष्टि का या कहें कि समष्टि का ख्याल, तो एक ही बात है। उसको परिचय होने का संस्कार मतलब समष्टि का ख्याल को रखते हुए काम करना, उसको परिचय होने का प्रयास होने पहले इकाई में, दूसरे में 16, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 4 इकाई में क्रम से 4 चारों 16 संस्कार को 4 हमने भागों में बांटे। 4 इकाइयों में 4 संस्कार हमने लिए। फिर तीसरे खंड में यात्रा का मुहूर्त होता है। पहले में तिथि और नक्षत्र शुद्धि, वार शुद्धि, लग्न शुद्धि, घात विचार, यात्रा में शकुन विचार, यात्रा में कृत्य अकृत्य कौन से हमें काम करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए। वैसे तो जीवन में भी हमें ख्याल रखना चाहिए कौन सा काम हमें करना है, कौन सा जो भी काम करूंगा मेरे स्वभाव के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, इसका हमें प्रभाव करना चाहिए। क्योंकि जो काम हम करते हैं इसका परिणाम लौट के आएगा। अगर मैं ये काम जो मेरे स्वभाव के अनुकूल है तो उसके लिए मैं फिर उसका परिणाम क्या होगा मेरा उत्सव बनेगा, आनंद बनेगा, जन्म होगा। अगर स्वभाव के प्रतिकूल है तो वो उत्सव नहीं, वो हमारे क्या बनेगा निराशा का जन्मदाता बनेगा, निरस्ता का जन्म देने वाला बनेगा, वो दुख का दुखालय का जन्मदाता बनेगा। तो इसलिए कृत्य कौन सा काम हमें करना है कौन सा काम हमें नहीं करना है इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर इसी क्रम में आता है गृह आरंभ प्रवेश कर रहे हैं। आप तो गृह आरंभ का जिक्र कर रहे हैं। उसमें शिलान्यास विधि गृह आरंभ जो करा हमने घर बनाया जहाँ पर हम रहेंगे, जहाँ पर कुछ समय का पड़ाव जो हमें समय मिला है, कुछ समय यहाँ पर ठहरना है हमें, फिर यहाँ से भी चले जाना है। तो वहाँ पर भी ठहरेंगे तो जितने समय का हमें समय मिलेगा वो ठहर में कैसे हम उसको ठहराव में कैसे उत्सवपूर्वक हम रहें, उसके लिए कुछ मुहूर्त होता है। उसके अंदर में शिलान्यास विधि उसको पहले बनाए, जब उसको शुरू में जब बनाएंगे उस समय जो होता है उस समय ख्याल बनाते ही समय ही हमें ख्याल रख लेना है कि ये क्या है पड़ाव है, कुछ समय यहाँ पर रहना है, इसके बाद फिर चले जाना है ताकि उसमें कुछ लगाव बंदा बना रही। तो इसलिए कुछ शिलान्यास विधि हम कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कुछ ऐसी विधि कि उसका क्या ख्याल रहे कि ये पड़ाव है, कुछ समय में रहना है बस, ताकि वह जैसे में जाएंगे उस समय मोह न बने, क्या में इतने बनाए लगाव न बना रही। फिर गृह आरंभ कब करना है, द्वार स्थापना कब करनी है, जीर्ण घर है जो पुराना घर है उसकी मरम्मत कराई, इसमें बंद सूरत नया बना दिया हमने, उसको मरम्मत करा के जब तैयार हो चुका है उसमें कब प्रवेश करना है। शकुन का विचार हमने कहा। इसी क्रम में शकुन और अपशकुन का हमने बात की। शकुन का मतलब होता है अनुकूल संकेत, अपशकुन का मतलब होता है प्रतिकूल संकेत। शकुन और अपशकुन की हम बात कर रहे हैं, वही हम जैसे सुबह दुख और सुख की बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पर शकुन और अपशकुन की बात करते हैं। प्रकृति के 2 गुणों की बात करते हैं, या तो रजस होगा या तमस होगा। सत्वगुण की भी हम बात करते नहीं क्योंकि हमारी तैयारी है नहीं सत्वगुण को समझने की। अभी संत होने की हमारी साधु होने की संत होने की अभी स्थिति में है नहीं, इसलिए हम 2 गुण की बात करते हैं। 2 गुण की भी कहा, एक ही गुण की बात करते हैं। तथा शकुन की बात करते हैं शुभ संकेत मिलने चाहिए, शुभ ही होना चाहिए, तो उसकी भी हमारी तैयारी है नहीं। कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है जी, एक सूत्र हमेशा हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, जबकि कैसा ये बात सत्य है नहीं, ये बात तथ्यगत है ही नहीं। सत्य तो हमारा हमेशा क्या होता है मीठा होता है, मधुर होता है, सरस होता है। क्योंकि हमारी तैयारी है नहीं
सत्य को सुनने की, इसलिए हम कहते हैं कि मीठा नहीं है, वो कड़वा होता है कहते हैं। ये बात पूर्ण सत्यता नहीं है। सत्य की हमारी, सत्य को सुनने की, सत्य को समझने की, सत्य की मुलाकात करने की अभी हमारी तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हम सत्य हमेशा कड़वा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य हमेशा मधुर है, सरस है, मीठा है, रसो वैसव है सत्य। लेकिन हमारी तैयारी नहीं है तो हम कहते सत्य कड़वा है। ये बात हम कहते हैं जो कि असत्य है। यहीं पर कल को हम एक परीक्षण करेंगे 10 पूर्णांक का, 4 प्रश्न अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी प्रश्न पूछेंगे, तो 10 पूर्णांक का एक प्रश्न हम अर्थात 4, 3, 7 प्रश्नों को यहाँ पर लेंगे कल की पाठशाला में। यहीं पर पाठशाला के भाग 2 को विराम दें, पाठशाला के भाग 1 की ओर आइए प्रवेश करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र ब्रह्मांड एवं काल को हम समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम समझने का प्रयास कर रहे थे, हमने काल के 2 भाग को समझा था, अखंड सिंहारक, दूसरा सखंड कलनात्मक गणनात्मक। दूसरे को जो सखंड काल है उसके 2 भाग थे, अमुहूर्त मुहूर्त। अमुहूर्त को हम सूक्ष्म, अमुहूर्त को हम सूक्ष्म, मुहूर्त को हम स्थूल कहते हैं, सहज कहते हैं। तो उसमें पहले को हम क्या लेंगे, पहले जो हम अमुहूर्त की जो बात करें, सूक्ष्म समय की जो बात करें, उसकी हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने कल समझा, उसको हमने पूर्ण कर लिया। आज हम मुहूर्त को समझने का हम प्रयास करेंगे। कल हमने कहा था कि सबसे पहले जो हम सूक्ष्म, हमने त्रुटि आदि जो हमने कहा, त्रुटि जो होती है हमने कहा किसे कहते हैं, त्रुटि। हमने कहा कि जब हमारी जो आंख की पलक है उसको झपकने में जो समय लगता है, उस समय को अगर हम उसको हम निमेष कहते हैं। यानी कि एक आंख की पलक को झपकने को हम निमेष कहते हैं। अगर इसमें भी कुछ जो हमारी आंख की जो पलक जो झपक रही है, इसको आंख की गिरने में भी क्या है समय लगता है, गिरेगी फिर उठेगी, तो इसमें कुछ समय लगता है। इस समय को अगर हम 3000 हिस्से इसके अगर हम कर दें, इसको 3000 भागों में तोड़ दें, 3000 का जो एक जो हिस्सा आएगा उसको हम कहते हैं त्रुटि। तो इतना छोटा समय, तो इसलिए हमने अमुहूर्त कहा, इसलिए इसको सूक्ष्म था, माइक्रो टाइम हमने कहा। फिर इसी क्रम में हमने कहा कि ये तो त्रुटि हो गई। त्रुटि के बाद फिर इसी क्रम में अगला जो आता है रेणु। रेणु जो है त्रुटि में अगर हम 60 से गुणा कर दें, अर्थात कहने का मतलब है त्रुटि को अगर मैं 60 बार अगर जोड़ूं, अर्थात क्या करूं मैं कि जो निमेष जो मैं कह रहा हूं, निमेष का मतलब आंख के पलक झपकने का जो समय है, उसको मैंने 3000 हिस्से करे, एक हिस्सा जो आया उसको त्रुटि कहा। अब त्रुटि वाला जो मान आया है, इसको अगर मैं क्या करूं 60 बार जोड़ूं, एक बार 2 बार इसलिए 60 बार अगर जोड़ता हूं, तो जो समय आएगा, जो मान आएगा, उसको मैं रेणु कहूंगा। फिर दूसरी इकाई, पहले में हमने त्रुटि, दूसरे में रेणु कहा, क्योंकि हम अमूर्त काल में हमने समझा था कि अमूर्त काल में क्या है, 6 इकाई को हमने समझा था। फिर उसके बाद हमने आधुनिक समय का आधार पर हमने समझा था, 10 इकाई को समझा था, 10 यूनिट्स को हमने समझा था। तो पहले हम प्राचीन को समझेंगे, पाश्चात्य को समझेंगे। प्राचीन की दृष्टि में पहले त्रुटि, दूसरा रेणु, तीसरा आता है तत्पर। अब मैं क्या करूं कि तत्पर जो है, तत्पर को मैं जो तत्पर जो है उसमें मैं निमेष के अगर मैं 30 भाग कर दूं, निमेष के अगर मैं 30 भाग करता हूं, तो मेरा क्या है, तत्पर आता है। तो त्रुटि को मैंने 60 से गुणा किया तो क्या है, रेणु आया। तो रेणु, उसके बाद तत्पर कहा। तत्पर का मतलब है कि क्या करें कि जो हमारा निमेष जो है, निमेष मतलब आंख की पलक गिरने में जो समय लगा, उसको हमने निमेष कहा। अब जो आंख की जो पलक गिरने में जो समय हुआ, उस समय को अगर मैं उसके भी 30 हिस्से कर दूं, पहले तो मैं 3000 हिस्से करा तो त्रुटि बना। अब इसके मैं 30 हिस्से अगर करता हूं,
केवल 30 भाग करता हूं तो वो क्या बनेगा, तत्पर बनेगा। क्या बनेगा, तत्पर बनेगा। जबकि रेणु क्या है, रेणु में त्रुटि जो हम कह रहे हैं कि जो निमेष का 3000वां जो हिस्सा है, उसके 3000वां जो हिस्सा जो कह रहा है वो क्या है, त्रुटि है। त्रुटि को फिर मैं 60 बार अगर जोड़ूं, जो मान आता है जिसको हम त्रुटि कह रहे हैं, एक त्रुटि कह रहे हैं, अब एक त्रुटि में इसको मैं 60 बार जोड़ता हूं तो क्या आएगा, हमारा रेणु आएगा। रेणु के बाद दूसरा अपन तत्पर कह रहे हैं, तत्पर में क्या करेंगे, जो हमारा निवेश है, निवेश को अगर हम 30 भाग कर दें, उसको मैं 30 हिस्से कर दें तो वो क्या करेगा, तत्पर कहलाएगा। इतना छोटा समय को हम कहेंगे तत्पर कहेंगे। अगले में निवेश आता है चौथे नंबर में। निवेश का मतलब पता ही है कि आंख के पलक गिरने में जो समय लगता है उसको हम तत्पर कहते हैं। फिर आता पांचवा आता है लव। लव हमने कहा किसमें, क्योंकि हमने कहा कि त्रुटि का 60 गुना जो होता है, त्रुटि को अगर 60 बार अगर जोड़ता हूं तो वो क्या आता है, रेणु आता है। इसी प्रकार से अब मैं क्या करूं, रेणु को अगर मैं 60 बार अगर जोड़ता हूं तो लव बन जाता है। तो इतना जो मान आएगा तो उसको हम लव कहेंगे। इसी क्रम में अगला लीक्षक आता है। लीक्षक में हम क्या करेंगे, लव को अगर हम 60 बार जोड़ता हूं या 60 से गुणा करता हूं तो जो मान आएगा वो लीक्षक मान आएगा। तो ये 6 इकाई को हमने समझने का प्रयास किया। आधुनिक दृष्टि में हमने आधुनिक में जो सूक्ष्म काल जो माइक्रो टाइम जो है उसको समझने का प्रयास हमने करा कि सबसे पहले ये 2 सेकंड आता है, अर्थात 10 की घात -24 सेकंड आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड के 1 के पीछे 24 शून्य, यानी कि 1 सेकंड जो है उसको हम 1 के पीछे 24 शून्य हमने कहा, कितना होगा, चौबीस जो है। अब 24 क्या है, 1 गुणा 24 है, 1 गुणा 10 की घात 24 है। अब देखें कि 6 को कहते हैं मिलियन, 9 को कहते हैं बिलियन, 12 को कहते हैं ट्रिलियन। लेकिन 12 का भी क्या है, दुगुना है, यानी कि क्या है, 1 ट्रिलियन का भी दुगुना। समय जो है वो क्या है, इतना छोटा समय को हम 1 सेकंड हम कहेंगे। 10 की घात वैज्ञानिक पद्धति में उसको 10 की घात -24 कहें, अर्थात 1/10 की घात -24। 1/1 क्या है, 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड को हम तोड़ते हैं कितनी बार, किसको, 1 के पीछे 24 शून्य। इतना छोटा समय को हम 1 सेकंड कहते हैं। फिर इसी क्रम में दूसरा आता है जिफ्फी, 3 गुणा 10 की घात -24, ये उससे और थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा आता है F2 सेकंड, 10 की घात -18, यानी कि सेकंड का इतना छोटा हिस्सा, यानी कि 10 की घात -18, यानी कि 1/10 की घात 18। फिर चौथे में आता है फेम्टो सेकंड, 10 की घात 15 सेकंड, यानी कि सेकंड का 1/10 की घात 15 सेकंड। पांचवा आता है पिको सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 10 की घात 12 सेकंड, इतना छोटा हिस्सा। अर्थात पिको सेकंड जो है सेकंड के खरबवे हिस्से को हम कहते हैं, यानी कि 1 खरब के बराबर क्या होता है, सेकंड का हम 1 खरबवा हिस्सा करेंगे तो उस ऐसे सेकंड को हम पिको सेकंड कहेंगे। अब 1 सेकंड कितना होता है वो दिखाइए घड़ी में, देखो टक टक टक, उतना समय में उतना छोटा समय है। अब उसका भी कितना समय है कि उस जो 1 सेकंड जो हुआ उसके भी अगर हम 1 खरबवा हिस्सा करते हैं तो जो समय आएगा उस समय को हम पिको सेकंड कहेंगे, उस समय को हम पिको सेकंड कहेंगे। कितना छोटा समय है, इतने छोटे समय भी बहुत कुछ घटना हो जाती है, उसको हम सूक्ष्म गणना, इसलिए गणना तो करते हैं, कहीं तो काम हो रहा है हमारे शरीर के अंदर कुछ होते हैं, जो वैज्ञानिक देखते हैं तो कुछ हमारे शरीर में कुछ स्थिति में क्या है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। इतने छोटे परिवर्तन, इतने छोटे समय में भी क्या है परिवर्तन। समय का मतलब होता है परिवर्तन, कि इतना जो हम छोटा बात कर रहे हैं इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। समय का मतलब परिवर्तन, सेकंड में क्या है, समय का तो हम बात कर रहे होते हैं, और समय का मतलब कि इतना छोटा जो हिस्सा है इसमें क्या कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। समय का मतलब क्या है, परिवर्तन, तो परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन को देख रहे हैं, अच्छा क्या परिवर्तन होता है। समय का मतलब जो समय की बात कर रहा है इसका मतलब परिवर्तन को, अर्थात जो समय की बात कर रहा है इसका मतलब परिवर्तन को जानना चाहेगा कि मैं अपने आप में मैंने कितना परिवर्तन कर पाया, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उसका ख्याल। इसी क्रम में पांचवा पिको सेकंड, यानी कि क्या है, 1 सेकंड के खरबवे हिस्सों को हम पिको सेकंड बोलेंगे। छठा आता है नैनो सेकंड।
अब नैनो क्या है, इसमें 3 शून्य यानी कि 1 सेकंड का 10 की घात 9, 10 की घात 9, अर्थात क्या होगा कि 1 के पीछे 9 शून्य क्या होगा, यानी कि करोड़, 1 करोड़वें हिस्से को हम कहेंगे, 1 करोड़वें हिस्से को हम कहेंगे। तो पहले जो पिको सेकंड जो है वो 1 सेकंड के खरबे हिस्से को हम पिको सेकंड बोलते हैं, जबकि नैनो सेकंड क्या है, 1 करोड़ का जो हिस्सा होगा 1 सेकंड का, उसको हम नैनो सेकंड बोलेंगे। इसी क्रम में माइक्रो सेकंड अर्थात एक सेकंड जो है उसको पीछे हम 1 के पीछे का 6 शून्य लगाएंगे तो कितना बनता है, यानी कि 1,00,000वां हिस्सा क्या आएगा वो, उसको हम बोलेंगे माइक्रो सेकंड। तो इसी क्रम में 8वें नंबर पर आता है मिली सेकंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड का 1,000वें हिस्से को हम मिली सेकंड बोलते हैं। 9वें में आता है सेंटी सेकंड, अर्थात 1 सेकंड के 100 हिस्से को हम क्या कहते हैं, सेंटी सेकंड कहते हैं। 10वें में आता है डेसी सेकंड, अर्थात 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। तो डेसी सेकंड क्या है, वो अमूर्त काल के अंतर्गत आने वाला, अमूर्त काल के अंतर्गत आने वाला आधुनिक दृष्टि में, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर अभी आधुनिक दृष्टि में सूक्ष्म काल है, अर्थात अमूर्त काल का अंतिम इकाई, अंतिम यूनिट है, अंतिम इकाई है। अंतिम इकाई क्या है, डेसी सेकंड, अर्थात सेकंड के 10वें हिस्से को हम 1 सेकंड का 10 अगर हिस्सा करता हूं, ये 10 हिस्सा क्या कहलाएगा, डेसी सेकंड कहलाएगा, जो अमूर्त काल का छोटी स्थूल इकाई है या अंतिम इकाई है कहें। प्रारंभिक इकाई कौन सी है, वर्तमान आधुनिक दृष्टि के आधार पर जो सूक्ष्म काल, जो माइक्रो समय जो हम गणना कर रहे हैं वो 1 सेकंड 10⁻24 से प्रारंभ होता है, वहां से इसका सूक्ष्म है, और उसका अंतिम इकाई 10वें नंबर पर क्या आती है, डेसी सेकंड आती है, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। ये क्या है, इसके बाद जो हम समय करेंगे तो फिर वो स्थूल में आ जाएगा, अर्थात क्या है, मैक्रो में आ जाएगा, अर्थात दूसरे खंड में जो आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है सूक्ष्म काल में, हम सूक्ष्म काल में कम से कम डेसी सेकंड की हम बात करते हैं। सूक्ष्म काल में प्रारंभ कहां से करते हैं, प्रारंभ 1 सेकंड से हम प्रारंभ करते हैं, 10⁻24 से प्रारंभ करते हैं, पहली इकाई है, वहां से तो हम मुहूर्त काल की इतने छोटे समय से हम प्रारंभ करते हैं, और छोटे से फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर योग 2 के बाद फिर 10⁻24 के बाद फिर क्या आ जाएगा, 3⁻10⁻24 यानी कि जिप्पी आ जाएगा, जिप्फी आ जाएगा, फिर एप्टो सेकंड 10⁻18 सेकंड आ जाएगा, फिर फेमटो सेकंड आ जाएगा, 10⁻15 आ जाएगा, फिर पीको सेकंड 10⁻12 सेकंड आ जाएगा, अर्थात 1 सेकंड का खरबे हिस्से को हम पीको सेकंड बोलते हैं। फिर नैनो सेकंड आएगा, सेकंड के करोड़वें हिस्से को, 1 करोड़ के हिस्से को बोलेंगे। फिर इसी क्रम में माइक्रो सेकंड आएगा, यानी कि क्या है, 1,00,000वें हिस्से को बोलेंगे, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से को बोलेंगे माइक्रो सेकंड। फिर इस क्रम में मिली सेकंड आएगा, यानी कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को हम बोलेंगे, जो 1000वां हिस्सा जो होगा उसको हिस्से को बोलेंगे। फिर इस क्रम में सेंटी सेकंड आएगा, यानी कि जो हमारा 1 सेकंड है उसके 100वें हिस्से को बोलेंगे। फिर डेसी सेकंड आएगा, 1 सेकंड का जो 10वां हिस्सा जो कहलाएगा, जो 10वां जो भाग आएगा, मतलब समझिए 1 सेकंड मतलब 1 रोटी समझ लो, 1 रोटी मतलब, बाद में ख्याल में दिलाने के लिए हम बात समझ जाएंगे। अभी समझाते हैं इस बात को कि जो हम कह रहे हैं कि जो 1 सेकंड जो है, ये देखो, ये क्या है, कल्पना कर रहे हैं थोड़ा, ये क्या है, 1 सेकंड है, ये क्या है, सेकंड है। अब डेसी सेकंड क्या है, मैं इसके 10 हिस्से जो करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब लेकिन ख्याल रखना है कि क्योंकि हम यहाँ पर जो चीज हमने हिस्से करे, अब ये हिस्सा और हिस्सा में थोड़ा अंतर है, लेकिन इनको जब हिस्सा करना था कैसे करना था, जब इसका जब मैं हिस्सा करता, वो हिस्सा ऐसा करना था मेरे को कि ठीक बराबर हिस्से में आए, ठीक बराबर भाग इसके हो, तो इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा, तो ठीक बराबर हिस्से इसको करने हैं, 10 हिस्से करने हैं मेरे को, ठीक बराबर हिस्से करने हैं, तो इसको मैं ऐसे मोड़ूंगा और 10 हिस्से करूंगा, तो इसको मैं 1 सेकंड मानना, ये पूरी जो पेज है, जो कागज है, इसको मैं एक सेकंड मान रहा हूं। अगर इसके मैं 10 हिस्से करता हूं, बराबर 10 हिस्से करने मेरे को, तो एक हिस्सा जो आएगा वो क्या कहलाएगा, 1 2 3 4, अभी नहीं हुआ, इसको जो एक हिस्सा आएगा उसको हम, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, फिर उसको एक हिस्से को सेकंड हम बोलेंगे।
ये बराबर जो हिस्सा हमने करा, थोड़ा बराबर नहीं हो पा रहा लेकिन बराबर करेंगे तो उस समय को हम कहेंगे। 10 हिस्से होने हैं इसके, 1 2 3 4 5, ये 10 हिस्से हुए। यानी कि ये जो हिस्सा हम कर रहे हैं, एक हो गया, ये जो हिस्सा हो गया एक, ये हो गया। तो ये हिस्सा, तो ये पहले वाला तो हमारा समझ आया नहीं क्योंकि हमने हिस्सा बराबर करा नहीं। लेकिन हम क्योंकि हम डेसी सेकंड को समझने का प्रयास कर रहे थे, एक समय अगर सूक्ष्म समय के जो उच्चतम जो इकाई है, जो लास्ट जो इकाई है, उसके बाद तो स्थूल समय की गणना करना प्रारंभ करेंगे। तो उसकी एक इकाई को हम समझ लें, बाकी शेष उसके फिर आगे बढ़ते हैं कि अच्छा इसे और छोटा होता होगा, इसे और छोटा होता होगा, फिर इसे और छोटा होता होगा। तो जो पहले नंबर में जो सूक्ष्म समय आता है वो क्या आता है, 10 की 24, यानी कि 1 सेकंड को 24 हिस्से करने होंगे। इसे 10 कर रहे हैं, ऐसे भी 24 हिस्से करने हैं। क्या करने के 24 हिस्से करेंगे। अभी तो यहाँ पर 24 हिस्से करेंगे। एक कागज को 1 सेकंड में मान लेंगे, इसको हम ठीक 24 हिस्से में हिस्से करने हैं। उतना छोटा समय को हम अमूर्त काल अर्थात सूक्ष्म काल, माइक्रो टाइम्स को हम कहेंगे। अब पहले अंतिम इकाई को तो समझ ले, वो तो हम कर सकते हैं। तो ये हमने 2 हिस्से करे, अब ठीक बराबर होना चाहिए, 1 2 3 4 3 4 और 5। इसको ऐसे मोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 और 5 हो गया। फिर एकदम से 6 7 8 9 और 10। तो ये जो 10 हिस्से करें, यानी कि ये जो छोटा हिस्सा ये है, ये क्या है, एक डेसी सेकंड है। अभी जो पूरा जो हमारा जो पेज था, ये क्या था, ये पूरा पेज हमारा क्या था, ये पूरा पेज क्या था, हमारा सेकंड था। इसका ये जो हिस्सा क्या है वो डीसी सेकंड है। ये पूरा जो हमने कल्पना करें, कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये क्या पूरा हमारा एक सेकंड है, जो हम सेकंड में घड़ी में टुक 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 देखते वो सेकंड है, वो हमने माना कल्पना करके ये एक सेकंड है। और उसका एक छोटा हिस्सा ये क्या है, डीसी सेकंड है, जो कि अमूर्त काल का, और मैंने नहीं मूर्त में प्रकट, ऐसा काल जो प्रकट नहीं है, अप्रकट है तो समय लेकिन अप्रकट है। अमूर्त कहें या सूक्ष्म समय कहें या माइक्रो समय कहें, तो ऐसे समय को हम उसकी जो अंतिम जो इकाई है, उस इकाई का हमने भाग ये कहा। यानी कि क्या है, 1 सेकंड के 10वां हिस्सा ये है, क्योंकि हमने इसके 10 हिस्से करते, 10 हिस्सा क्या है इसका, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, हमें डीसी सेकंड कहलाएगा। केवल 10 हिस्से करें, फिर इसके हम अंतिम इकाई हमने ये कहा कि उसको बाद फिर आगे भी समय क्या है, हमारा स्थूल समय की गणना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि मुहूर्त समय आ जाएगा। लेकिन अमुहूर्त का जो अंतिम वो ये होता है, ये आधुनिक दृष्टि का आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे जो प्राचीन ऋषि मनुष्य के हिसाब से तो हम 6 इकाई दी है, लेकिन अभी आधुनिक हिसाब से क्या है, इसमें 10 इकाई दी गई है। तो पहले में आता है डीसी सेकंड हो गया, सेंटी सेकंड हो गया, फिर मिली सेकंड होगा, फिर माइक्रो सेकंड होगा, फिर नैनो सेकंड होगा, फिर पिको सेकंड होगा, फिर फेम्टो सेकंड होगा, फिर एप्टो सेकंड होगा, फिर जिफी होगा, फिर येक्टो सेकंड होगा। तो इस 10 तरह की इकाइयां ऐसे हैं। तो ऐसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हम ऐसे चलें। सबसे छोटा मुहूर्त से, इसका फिर अगला जो टाइम आ जाएगा वो मुहूर्त का आ जाएगा। तो ये अंतिम इकाई आधुनिक दृष्टि से हमने देखा कि इतना छोटा सूक्ष्म समय जो है, माइक्रो समय जो है, अमुहूर्त समय जो है, अमुहूर्त काल जो है, उसके अंतर्गत जो सबसे छोटा समय 1 सेकंड इतना। अब एक हमने कागज उसको हमें 1 सेकंड मान ले, अब इसमें ठीक 24 अगर हिस्से करेंगे तो कितना हिस्सा आएगा, उसको समय उसका भी इतना छोटा समय होता है। और 1 सेकंड में कितना समय होता है वो तो हम देखते हैं, जब घड़ी देखते तो टक करते ही समय गया। तो इतने छोटे समय में भी क्या है, प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि समय के हिसाब किताब क्या करते हैं कि इतने मतलब परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को देखना, प्रकृति के रहस्य को समझना, एकदम परिवर्तन। विज्ञान में देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि में, आधुनिक दृष्टि में बोल रहे हैं, तो विज्ञान में जो करने वाले व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि 1 सेकंड जो है, सेकंड का जो 1 सेकंड है, उसके हम कह रहे हैं कि 10 के पीछे 24 शून्य कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि 12 दुगुना, 12 शून्य में तो ट्रिलियन हो जाता है, 24 शून्य में क्या जाएगा, 2 ट्रिलियन हो जाएगा। 1 ट्रिलियन हो गया, 2 ट्रिलियन, मतलब 12 दूना 24 शून्य है ना, 1 ट्रिलियन 12 शून्य में क्या है, ट्रिलियन हम कह देते हैं। उसको 2 लगा देंगे तो
2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन। तो 2 ट्रिलियन 1 सेकंड का 2 ट्रिलियन, मतलब 1 सेकंड के 1 के पीछे 24 शून्य, उसको उतना छोटा समय भी होता है 1 सेकंड का, उसको बोलते हैं 1 सेकंड। तो ये तो सूक्ष्म समय था। इस इकाई में हमने यही सूक्ष्म समय, अमुहूर्त काल, जिसमें हमने त्रुटि, रेणु, तत्पर, निमेष, लव, लीचक को हमने प्राचीन दृष्टि के आधार पर, ऋषि मनुष्य की दृष्टि के आधार पर हमने 6 इकाई को समझने का प्रयास किया। आधुनिक दृष्टि में यही अमुहूर्त काल को, यही सूक्ष्म समय को, यही माइक्रो टाइम को हमने 10 इकाइयां यहाँ पर देखी। पहले में 1 सेकंड, दूसरे में जिफी, तीसरे में एप्टो सेकंड, चौथे में फेम्टो सेकंड, पांचवें में पिको सेकंड, छठे में नैनो सेकंड, सातवें में माइक्रो सेकंड, आठवें में मिली सेकंड, नौवें में सेंटी सेकंड, 10वें में डेसी सेकंड को हम समझने का प्रयास किया। अब इसी क्रम में क्या है, अमुहूर्त काल को यहीं पर हम विराम देते हैं। अमुहूर्त काल अर्थात सूक्ष्म का अर्थात माइक्रो टाइम को यहीं पर हम विराम देते हैं। इसी क्रम में दूसरी यहीं पर क्या इकाई पूर्ण हो जाती है। खंड काल नामक द्वितीय खंड के अंदर जो पहली इकाई है, द्वितीय इकाई में आइए प्रवेश करें। उस इकाई का नाम है मुहूर्त अर्थात स्थूल समय। अर्थात जो हमने यहाँ पर छोड़ा था डेसी सेकंड, हमने कहा था कि 1 सेकंड का जो 10वां हिस्सा उसको हम डेसी सेकंड कहते हैं। अर्थात क्या है, 10वें हिस्से को कहते हैं, 10वें हिस्से को हम कहते हैं। और सेंटी सेकंड हमने कहा कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से को हम बोलते हैं, 100वें हिस्से को बोलते हैं। अब इसी क्रम को अब आगे बोलेंगे तो आगे जो समय की हम गणना करेंगे, आगे जो इकाइयां आएंगी वो क्या आएंगी, मुहूर्त के समय में आएंगी। अर्थात जो हमारा क्या है मुहूर्त काल, जो हमारा स्थूल समय है, उसमें हम गणना करेंगे। उसको सूक्ष्म में गणना नहीं करेंगे। कैसे में करेंगे, उसको हम बात करेंगे अब माइक्रो टाइम की हम गणना, उस समय, उस काल खंड को माइक्रो कहेंगे, उस काल खंड को स्थूल समय कहेंगे, इस काल खंड को मुहूर्त काल कहेंगे। जैसे हमने मुहूर्त कहा था, अच्छा 48 मिनट का समय को मुहूर्त कहते हैं, हमने कहा था कि प्रहर, अच्छा ठीक 3 घंटे के समय को प्रहर बोलेंगे, तो 1.5 घंटे के समय को वेला बोलेंगे। अच्छा ये भी होता है। फिर हमने कहा कि 4-4 घंटे का जो हमने एक अहोरात्र को 4-4 घंटे में बांटा था, दिन प्रातः बोला था, प्रातः का सुबह बोला था, फिर दोपहर बोला था, फिर हमने सायं बोला था, सायं के बाद फिर हमने बोला था रात बोला, फिर रात्रि बोला था। ये भी 4-4 घंटे का समय, अच्छा ये भी समय होता है। ये स्थूल समय में आएगा, ये भी क्या है स्थूल समय में आता है, जिसमें हम बात करते हैं। और इससे आगे ही बड़ा समय होता है फिर, उसके लिए फिर काल की बात करते हैं। उस काल के बाद फिर समय भी शून्य हो जाता है, तो उसको हम सनातन शास्त्र बोलते हैं। तो काल नामक हमने यहाँ पर समझा, कल यति इति काल। तो ये हमने कहा कि काल का मतलब क्या है, जो कल इति काल है। काल 2 प्रकार के होते हैं, हमने कहा संहारक अखंड, जिसको भी कहें गणनात्मक अर्थात सखंड काल हमने कहा। तो अखंड मतलब जिसका खंड न हो, सखंड मतलब जिसका खंड हो सकते हैं। फिर उसके अंदर जो हमारा जो खंड जो था, जो हमारा सखंड जो था, सखंड का 2 भाग थे हमारे, कलनात्मक गणना, कलनात् जो जिसको सखंड को कलनात्मक गणनात्मक कहते हैं। उसके अंदर फिर 2 भाग थी, अमुहूर्त और मुहूर्त, सूक्ष्म और स्थूल समय। और सूक्ष्म हमने 10 आधुनिक दृष्टि में 10 इकाई को देखी थी, और हमने जो ऋषि मनुष्य की दृष्टि में 6 इकाई को हमने देखी थी, जिसमें पहली त्रुटि आती है। तो इकाई का नाम, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ज्योतिष क्या है वो ऋषि मनुष्य की दृष्टि के द्वारा, अर्थात ऋषि मनुष्य की दृष्टि के द्वारा क्या है इसका आविर्भाव हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर त्रुटि, इसलिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पहली इकाई का नाम त्रुटि आदि अमूर्त काल दिया। त्रुटि आती है, रेणु आता है, तत्पर आता है, निमेष आता है, लव आता है, लीचक आता है। तो इन 6 इकाई को उन्होंने दिया था, तो इसलिए उसका इकाई का नाम क्या करा, त्रुट्य आदि। त्रुट्य आदि संधि बंदी, यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही, तो त्रुट्य आदि अमुहूर्त काल की नामक इकाई का नामकरण कर दिया, इकाई का नाम ये रख दिया। तो त्रुटि में बताया कि त्रुटि आएगी, रेणु आएगी, तत्पर आएगा, लव आएगा, निमेष आएगा, लव आएगा, लीचक आएगा। इन सबको उसने इकाई का नाम त्रुट्य आदि नाम रख दिया। इसी क्रम में दूसरे का नाम रख देंगे प्राण आदि मुहूर्त काल रख देते हैं, अर्थात स्थूल समय में। तो स्थूल समय में जो ऋषि मनुष्य ने गणना की प्राण से प्रारंभ की। प्राण मतलब यहाँ पर हमने सेकंड के, जहां पर हमने सूक्ष्म समय को छोड़ा था, उसी के ऊपर थोड़ा आगे बताते हैं कि जो हमारा जो अमूर्त समय जो था, वो सेकंड के जो 10वें हिस्से जो था, उसको हमने अंतिम इकाई हमने कहा था कि जो सूक्ष्म समय जो है, माइक्रो समय जो है, उसका अंतिम इकाई क्या है, इस जो सेकंड का 10वां हिस्सा होगा, उसको हम उस समय को हम
उन्हें अंतिम इकाई कहा था। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे मुहूर्त काल है उसको पहली इकाई कौन सी होगी? पहली इकाई में जो क्या होगी, जिसमें 4 सेकंड के बराबर जो समय होता है उसको हम प्राण कहते हैं। तो इस इकाई में क्या है, आगे प्राण आदि मुहूर्त, प्राण के आगे जो इकाइयां होंगी, इसलिए इसमें प्राण आदि मुहूर्त काल नामक इकाई, इसने दूसरी इकाई का नामकरण करा। उसको समझते हैं उससे पहले यहाँ पर एक देख लेते हैं कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने आधुनिक दृष्टि में बताया, आधुनिक दृष्टि के अलावा हमने देखा आधुनिक दृष्टि जो त्रुटि जो है वो 32 लाख। अब आपका भी कोई प्रश्न आ जाता है कि जो हम त्रुटि कह रहे हैं तो आधुनिक दृष्टि के आधार पर कितना समय होता होगा? आधुनिक दृष्टि के आधार पर जो त्रुटि है उसका त्रुटि जो है वो सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा होता है। यानी कि कहने का मतलब जो त्रुटि जो आधुनिक दृष्टि के आधार पर जो त्रुटि है उसका मान आधुनिक दृष्टि के आधार पर समय में अगर सेकंड में लाएं तो सेकंड का 32,40,000वां हिस्सा, 32,40,000वां हिस्सा क्या है इतना त्रुटि का, यानी कि एक सेकंड का यानी कि त्रुटि जो आएगी, एक त्रुटि बराबर जो होगा वो क्या होगा, एक सेकंड का 32,40,000वां जो हिस्सा जो आएगा उस हिस्से को हम त्रुटि कहते हैं। आधुनिक दृष्टि के आधार पर सेकंड का जो त्रुटि हम कह रहे हैं, यानी कि त्रुटि कहने का मतलब है कि जो त्रुटि जो हमने बताया है वो भी इसमें भी सूक्ष्म समय बहुत बात नहीं की। उसमें 6 इकाई ली है, जबकि आधुनिक दृष्टि में और भी 10 इकाई, 4 इकाई और ज्यादा ले रखी है, क्योंकि 10 4 इकाई है तो उसमें और छोटा समय हमने ले रखा है। तो ये हमने देखा। अब इसी क्रम में देखा तो हमने कहा कि जो एक त्रुटि जो है वो आधुनिक दृष्टि के आधार पर सेकंड का क्या है 32,40,000 हिस्सा होता है। त्रुटि से बड़ा रेणु होता है, रेणु से आगे तत्पर होता है, तत्पर से बड़ा लव होता है, लव से बड़ा निमेष होता है, निमेष से बड़ा फिर लीचक होता है। जबकि यही क्रम में आधुनिक दृष्टि में आधार पर जो गणित की हम गणना कर रहे हैं तो सबसे पहले एक होता है 10⁻24 सेकंड होता है, यानी कि सेकंड के 10⁻24 ख्याल नहीं -24 है, अर्थात सेकंड का हिस्सा, सेकंड का भाग, एक हिस्सा। इसी क्रम फिर अगला क्रम में तो पहले में 1 सेकंड 10⁻24, F2 सेकंड 10⁻18 सेकंड, पिको सेकंड 10⁻12, नैनो सेकंड 10⁻9, माइक्रो सेकंड 10⁻6 सेकंड, मिली सेकंड 10⁻3। ये सारी सूक्ष्म काल की इकाइयां हैं, यूनिट से हैं। तो ये हमने समझने का प्रयास किया। कल की इकाई में हो पाएगी चर्चा, इस पर विस्तार से बात कल ही हो पाएगी। प्राण आदि मुहूर्त काल की बात कल की इकाई में हम समझने का प्रयास करेंगे। काल पचेति भूतानि काल संहति प्रजा, तो कल स्थूल समय को लेने का हम प्रयास करेंगे। मानना नहीं, जानना, आनंद महोत्सव जीवन में जीना है, महोत्सव जीवन जीना है। मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक शांत सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।